नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 201 दिव्य भाग्य अस्थि ताबीज। ओह, आप प्रथम श्रेणी के शीर्ष पुरस्कार देखना चाहते हैं। एल्डर जियांगे ने आश्चर्य से यी यून की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने प्रथम श्रेणी का जेड स्क्रॉल यी यून को नहीं सौंपा, बल्कि रुचिपूर्वक पूछा, छोटे बदमाश, भविष्य के लिए तुम्हारे क्या लक्ष्य हैं? या तुम किस स्तर तक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हो? भविष्य का स्तर। यी यून थोड़ा हैरान हुआ और उसने अचेतन रूप से अपना सिर हिलाया। उसने कभी अपने भविष्य के साधना लक्ष्यों के बारे में नहीं सोचा था। ओह, ये देखकर एल्डर जियांगे ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। कोई लक्ष्य नहीं। यी यून ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मेरे कोई लक्ष्य नहीं है। बात बस इतनी है कि यह जूनियर यह नहीं जानता कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। ये जूनियर जिस भी स्तर को देखेगा उसी स्तर को पाने का लक्ष्य रखेगा। ये यून जानता था कि इस दुनिया में ऋषि महान होते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट का अंत ऋषियों से ही नहीं होता। ऋषियों से भी ऊपर महान सम्राट होते हैं। एक महान सम्राट से भी ऊपर क्या हो सकता है, ये यून को यह नहीं पता था। मार्शल आर्ट का मार्ग पर्वतारोहण जैसा था, जितना ऊपर जाते उतना ही दूर तक नजर जाती। बेशक ऋषि बनना वर्तमान ये यून के लिए एक पौराणिक स्तर जैसा था। ये यून ये बात कहना नहीं चाहता था क्योंकि यह हास्यास्पद लगता। बैंगनी क्रिस्टल एक प्रभावशाली दिव्य वस्तु थी। ये यून जानता था कि उसकी कमजोर इंद्रियों के बावजूद प्राचीन जड़ी बूटी बैंगनी क्रिस्टल के सामने छिप नहीं सकती थी। यहाँ तक कि एक मानव ऋषि भी, जिसने ये यून के शरीर पर अपनी पूरी दृष्टि का प्रयोग किया, बैंगनी क्रिस्टल का कोई निशान नहीं खोज सका। बैंगनी क्रिस्टल द्वारा प्रदर्शित क्षमता ऋषियों के स्तर से भी ऊपर थी। ऐसे खजाने के मालिक होने के बावजूद उनका लक्ष्य केवल एक ऋषि बनना ही कैसे हो सकता था? एल्डर जियांगे को अभी तक ये नहीं पता था कि ये यून कितनी महत्वाकांक्षी थी, लेकिन ये यून की बातों से एल्डर जियांगे बहुत संतुष्ट हुए थे। वह जानता था कि यून की प्रतिभा में कई कमियां थीं, लेकिन ये कमियां महत्वहीन थीं। एक योद्धा का कोई न कोई लक्ष्य होना ही चाहिए, चाहे वह प्राप्त करने योग्य हो या नहीं। जब एल्डर जियांगे अभी युवा ही थे तब उन्होंने ऋषि बनने का लक्ष्य बनाया था। उस समय कई लोग उन्हें बड़े सपने देखने वाला मूर्ख कहते थे। आखिर 500 वर्षों में एक बार ही ताया दिव्य राज्य में प्रकट होने वाला ऋषि भला वही कैसे हो सकता था? बहुत से लोगों ने खुद को जरूरत से ज्यादा समझने के लिए उसका मजाक उड़ाया था। हालांकि उसका मजाक उड़ाने वाले सभी लोग धीरे धीरे बुढ़ापे से मर गए और हड्डियों के कंकाल में बदल गए। जहां तक एल्डर जियांगे की बात है, वे धीरे धीरे मानव स्वामी से मानव स्वामियों के शिखर तक पहुंचे और फिर मानव ऋषि बन गए। महत्वाकांक्षी सपना देखना हास्यास्पद नहीं था। हास्यास्पद तो वे लोग थे जिनके पास कोई सपना नहीं था, लेकिन वे सपने देखने वालों का मजाक उड़ाते थे। ये प्रथम श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ जेड पत्थर का स्क्रॉल है। आप इसे देख सकते हैं। आपके और आपके सपनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। ये कहते हुए एल्डर जियांगे ने ये यून की ओर एक जेड स्क्रॉल फेंक दिया। यह जेड पत्थर का स्क्रॉल सुनहरे रंग का था और पिछले वाले की तुलना में काफी छोटा दिख रहा था। ये यून ने अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लिया, लेकिन एक चीज को देखने के बाद उसकी नजरें उससे हट ही नहीं पा रही थीं। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई दिव्य वस्तु भी है? दिव्य भाग्य अस्थि ताबीज, 32 गौरवंत, 50,000 ड्रैगन स्केल रन। सिर्फ कीमत देखकर ही ये यून चौंक गई। ये बहुत महंगा था। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन सौंपने से उसे केवल 3 यश अंक प्राप्त हुए थे। हालांकि एल्डर जियांगे ने पहले ही कहा था कि स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को गंभीर क्षति होने के कारण इसकी कीमत मूल कीमत के 1/3 के बराबर ही रह गई थी। यदि ऐसा है तो स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन का एक अक्षुवंत टुकड़ा सौंपने से प्राप्त होने वाले गौरवंत संभवतः 9 गौरवंत होंगे। लेकिन डिवाइन फेट बोन चार्म की कीमत हेवन पर्पल यांग जिनसेन की कीमत से लगभग 4 गुना अधिक थी। इसके अलावा इसमें 50,000 ड्रैगन स्केल रून्स की भी आवश्यकता थी। इतनी कीमती वस्तु के लिए इसके विवरण में केवल एक ही वाक्य था। दिव्य भाग्य अस्थि ताबीज व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को बदल देता है, स्वर्ग पृथ्वी युवांची के साथ व्यक्ति की आत्मीयता को बढ़ाता है और उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा में सुधार करता है। मार्शल आर्ट में अपनी प्रतिभा को निखारना। आखिरी विवरण पढ़ते ही ये यून के मन में इसके लिए तीव्र लालसा जाग उठी। ये यून ये देखकर हैरान रह गई कि इस दुनिया में ऐसी जड़ी बूटी भी मौजूद है। ये यून की बोध शक्ति काफी अच्छी थी। 2 जन्मों का अनुभव होने के कारण उसकी आत्मा की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। साधना के लिए उसके पास औषधियों और अस्थि अवशेषों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि उसके पास कोई साधना तकनीक नहीं थी, फिर भी वह उन्हें स्वयं ढूंढकर एकत्र कर सकता था। ये यून के सामने केवल एक ही चीज की कमी थी और वह थी उसकी मार्शल आर्ट की प्रतिभा। इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद, एक विशाल जंगल के युवक के शरीर में प्रवेश करने के बाद उसकी प्रतिभा अत्यंत सामान्य थी। ये यून को ये तो नहीं पता था कि डिवाइन फेट बोन चार्म से कितनी प्रतिभा बढ़ सकती है, लेकिन उसे विश्वास था कि ताया डिवाइन सिटी द्वारा बताई गई कीमत उचित थी। चूंकि इस पर 32 ग्लोरी पॉइंट्स और 50,000 ड्रैगन स्केल रूल्स लिखे थे, इसलिए इसकी कीमत इतनी ही होने की संभावना थी। अरे, क्या आपको कुछ पसंद आया? एल्डर जियांगे ने ये यून के चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखा। ये कनिष्ठ विद्यार्थी वरिष्ठ से पूछना चाहता है, प्रथम श्रेणी के शीर्ष श्रेणी के जेड स्क्रॉल में वर्णित दिव्य भाग्य अस्थि मंत्र के लिए क्या साधना स्तर पर कोई प्रतिबंध है? दिव्य भाग्य अस्थि ताबीज। हाँ, एल्डर जियांगे हंसे। तो यही बात आपको पसंद आए। दिव्य भाग्य अस्थि ताबीज के लिए साधना स्तर की कोई सीमा नहीं है। आपके बैंगनी रक्त स्तर के लिए ही यह पर्याप्त है। यह दिव्य भाग्य अस्थि ताबीज एक प्रभावशाली वस्तु है।
यह एक विशेष निर्जन अस्थि अवशेष है जिसे एक आदिम निर्जन पशु से परिष्कृत किया गया है, लेकिन इसे हमारे ताया दिव्य राज्य में परिष्कृत नहीं किया गया है। सटीक रूप से कहें तो ताया दिव्य राज्य के निर्जन स्वर्ग के स्वामी इस स्तर के अस्थि अवशेष को परिष्कृत नहीं कर सकते। ओह, ये यून विस्मय से भर उठा। ताया दिव्य साम्राज्य के निर्जन स्वर्ग के स्वामी भी इसे परिष्कृत नहीं कर सकते। जी हाँ, वीरान स्वर्ग की तकनीक व्यापक और गहन है। ताया दिव्य साम्राज्य में ऋषि श्रेणी के वीरान स्वर्ग के कुछ ही गुरु हैं, लेकिन उनके पास दिव्य भाग्य अस्थि ताबीज को परिष्कृत करने का ज्ञान नहीं है। जब एल्डर जियांगे ने ये कहना समाप्त किया तो उन्होंने एक लंबी आह भरी, ये दुनिया बहुत विशाल है। ताया दिव्य साम्राज्य के बाहर भी कई अन्य दिव्य साम्राज्य हैं। यहाँ तक कि कुछ गहन विरासत वाले पवित्र स्तर के परिवार और पवित्र स्तर के संप्रदाय भी हैं। ये दिव्य भाग्य अस्थि ताबीज एक पवित्र स्तर के परिवार से प्राप्त हुआ है। ताया दिव्य साम्राज्य और उस परिवार के बीच गहरा संबंध है। एल्डर जियांगे का संक्षिप्त विवरण ये उनके लिए चौंकाने वाली जानकारी थी। पवित्र स्तर के पारिवारिक कुल, पवित्र स्तर के संप्रदाय, वे महाशक्तियां जिनकी विरासत के वर्ष अज्ञात हो, वे कैसी दिखेंगी। किसी अज्ञात कारण से ये उनको अचानक लिन शिंटोक की याद आ गई। लिन शिंटोक जिस लिन परिवार से आई थी वह कैसा था? क्या वह लिन परिवार ताया दिव्य साम्राज्य के अंतर्गत था, या फिर वह ताया दिव्य साम्राज्य के बाहर विशाल भूभाग में पृथ्वी पर कहीं और स्थित था? लेकिन इन सभी विशाल और महत्वाकांक्षी वस्तुओं के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। उसका मुख्य लक्ष्य एक दिव्य भाग्य अस्थि ताबीज प्राप्त करना था। हे बच्चे, तुम में महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं है। दिव्य भाग्य अस्थि ताबीज जैसी वस्तु की कीमत सुनकर बहुत से लोग डर जाएंगे, लेकिन दिव्य भाग्य अस्थि ताबीज का एक बार सेवन करने से ही इसका सबसे अधिक लाभ मिलता है। जितना अधिक सेवन करोगे उतना ही इसका प्रभाव कम होता जाएगा। साथ ही किसी व्यक्ति में जितनी अधिक प्रतिभा होगी उतना ही इसका प्रभाव कम होगा। एल्डर जियांगे की व्याख्या सुनकर यही उनको आखिरकार बात समझ आ गई। जिन लोगों में असाधारण प्रतिभा होती है उन्हें डिवाइन फेट बोन चार्म लेने से ज्यादा लाभ नहीं होता। ये उनकी वर्तमान गौरव संचय दर को देखते हुए दिव्य भाग्य अस्थि ताबीज प्राप्त करना स्पष्ट रूप से आसान नहीं होगा। आदिम जड़ी बूटियों जैसी वस्तुएं केवल एक बार ही प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसा नहीं था कि वह दूसरी प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन यदि वह दूसरी प्राप्त कर भी लेता तो उसे सौंपने का उसका साहस नहीं था। तब ऐसा प्रतीत हुआ कि गौरव अंक अर्जित करने का एकमात्र तरीका पूर्वजों के रिकॉर्ड तोड़ना था, विशेष रूप से वे कठिन रिकॉर्ड जो सेज एवेन्यू पर पीछे छूट गए थे। ये रिकॉर्ड ये उनके लक्ष्य होंगे। वरिष्ठ जियांगे इस कनिष्ठ को ताया पवित्र तकनीक के पहले 3 खंडों के बदले में दिया जाएगा। ये यून ने अपना फैसला सुनाया। उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना था। पवित्र मार्ग पर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ये उनको ताया पवित्र तकनीक में महारत हासिल करनी थी, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो सके। उस दोपहर ये यून ने एल्डर जियांगे को विदाई दी और अपने निवास स्थान पर लौट आया। उसने अगले 6 महीनों के प्रशिक्षण की योजना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय ये यून को बिना बताए ही ये खबर कि उसने एक प्राचीन जड़ी बूटी चुनी है और गौरव अंक प्राप्त किए हैं, ताया दिव्य शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। ताया दिव्य नगरी के सभी योद्धा साधना के प्रति जुनूनी थे। वे या तो ध्यान करते थे या युद्ध करते थे। इसके अलावा वे जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर जाते थे। वे अफवाहों पर शायद ही कभी ध्यान देते थे, क्योंकि उन्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जो खबरें फैली वे बहुत बड़ी घटनाएं थीं। जल्द ही खबर और भी फैल गई, यहाँ तक कि ताया डिवाइन सिटी की सम्मान सूची में शीर्ष पदों पर आसीन लोगों को भी इसके बारे में पता चल गया। इस समय ताया डिवाइन सिटी की लोहार की दुकान में झो कुई कमर तक नंगे थे, जिससे उनकी मजबूत मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। वे एक विशाल हथौड़े से धातु गढ़ने में व्यस्त थे। झो कुई के बगल में शुवानवु सेना के कुछ सदस्य खड़े थे। झो कुई की तरह वे सभी हटे कट्टे थे। उनमें से कोई भी 13 साल का नहीं लग रहा था। हे हाँ, वे लयबद्ध तरीके से चिल्ला रहे थे। वे बारी बारी से एक विशेष धातु के टुकड़े पर हथौड़ा मार रहे थे, जिस पर 10 लाख बार प्रहार करना आवश्यक था। ये बहुत ही लयबद्ध था। अध्याय 202 प्रसिद्धि की ओर अग्रसर। पिछले 1 महीने से लोहार का काम करने के कारण झो कुई की मांसपेशियां गर्मी से कांसे रंग की हो गई थीं। पसीने से उसका चेहरा चमक रहा था। एक ही सांस में 1000 से अधिक प्रहार करने के बाद झो कुई ने अंततः अपनी सांसों को नियमित करने के लिए विराम लिया। लोहार खाने में मौजूद बाकी लोग भी रुक गए। उन्होंने इस समय का उपयोग अपना पसीना पोंछने और थोड़ा पानी पीने या किसी जानवर के अवशेष को खाने के लिए किया। आखिरकार धातु को गढ़ना बेहद थका देने वाला काम था। वाह, आखिरकार मैंने धातु का एक अच्छा टुकड़ा गढ़ लिया। झो कुई ने निहाई पर रखी हुई गर्म लाल धातु को प्रसन्नता से देखा। हाँ भाई कुई, आप हरिकेन हैमर स्किल का इस्तेमाल करने में और भी माहिर होते जा रहे हैं। शुवानवु सेना के एक सदस्य ने हंसते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। झो कुई ने सिर हिलाया। ये हरिकेन हैमर कौशल लोहार के काम में मुफ्त में मिलने वाला एक हथौड़ा कौशल था। इसमें कोई आक्रमण शक्ति नहीं थी, लेकिन धातु पर इसका उपयोग करने से साधक को अपने शरीर के हर हिस्से पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता था, जिससे ये प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रभाव प्रदान करता था। हालांकि ये हथौड़ा चलाने की कला मुफ्त थी, लेकिन झो कुई जानता था कि अगर वह इसे पूरी तरह से विकसित कर ले तो ये बेहद भयानक होगी। 18,000 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हरिकेन हैमर की इस कला का उपयोग करके लोहार के काम का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 60 दिनों में उसने हर तरह की स्टील और कीमती धातुओं को गढ़कर कुल 48,000 ड्रैगन स्केल रन बनाए। 48,000 ड्रैगन स्केल रून्स की अवधारणा क्या थी? झो कुई को शुरू में इसका पता नहीं था। जब वह पहली बार लोहार के दफ्तर में आया तो वह महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। उसे लगा कि भले ही वह रिकॉर्ड न तोड़ पाए, फिर भी वह असाधारण होगा।
उस व्यक्ति ने शायद 48,000 रून्स बना लिए हों, लेकिन झो कुई के लिए खुद 20,000-30,000 ड्रैगन स्केल रून्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। अगले कुछ दिनों में जो परिणाम सामने आया उससे झो कुई दंग रह गए। पहले 3 दिनों में झो कुई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक दिन में 25 से अधिक ड्रैगन स्केल रन कभी नहीं बनाए। चौथे दिन से झो कुई ने आखिरकार हरिकेन हैमर कौशल में कुछ हद तक महारत हासिल कर ली और उसकी दैनिक आय 30 ड्रैगन स्केल रून्स से ऊपर पहुंच गई। उसके बाद उसकी आय 40-50 के आसपास बनी रही। झो कुई की अब तक की सबसे अच्छी दैनिक कमाई केवल 52 ड्रैगन स्केल रून्स थी। लेकिन वह व्यक्ति जिसने रिकॉर्ड छोड़ा, 2 महीनों में 48,000 ड्रैगन स्केल रून्स प्राप्त करने के लिए औसतन प्रतिदिन 800 ड्रैगन स्केल रून्स की आवश्यकता होती थी। झो कुई रोना चाहता था। उसने ड्रैगन स्केल रून्स पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन उसे जो मिला वह उस व्यक्ति के 10वें हिस्से से भी कम था। ये कैसे संभव हो सकता है? भाई कुई, क्या आप उस आदमी के रिकॉर्ड के बारे में सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि उस आदमी में किसी भयानक राक्षसी वंश का अंश है और वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो 18,000 साल पहले के मानक आज से अलग थे। उस समय ड्रैगन स्केल रून्स कमाना कितना आसान रहा होगा। 60 दिनों में 48,000 ड्रैगन स्केल रून्स कमाना मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, शुवानवु सेना के एक सदस्य ने हठपूर्वक कहा। लेकिन तभी कुछ ही दूरी पर आराम कर रहे एक युवा लोहार ने बीच में टोकते हुए कहा, आप दुनिया के नायकों का अपमान कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले ताया दिव्य नगरी में किसी ने जड़ी बूटियां चुनकर 1 महीने में 10,000 ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित किए। उसे यश अंक भी प्राप्त हुए। 18,000 साल पहले किसी के लिए 2 महीने तक धातु गढ़ने से 48,000 ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित करना असंभव नहीं है। इस युवक की बातों से झो कुई और उसके साथी दंग रह गए, लेकिन तभी किसी ने हंसते हुए कहा, 1 महीने में जड़ी बूटियां तोड़कर 10,000 ड्रैगन स्केल रून्स कैसे बनाए जा सकते हैं? बकवास मत करो। झो कुई और उसके साथियों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन युवक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या आप लोगों को अभी तक इस बारे में पता नहीं है? मैंने यह बात केंद्रीय दिव्य मीनार में स्थायी रूप से रहने वाले कई विशेषज्ञ मित्रों से सुनी है। ये 100% सच है। उस साधक को जड़ी बूटियां चुनने से इतना अधिक इनाम इसलिए मिला क्योंकि उसने एक प्राचीन जड़ी बूटी चुनी थी। उसे तो दिव्य नगर के प्रमुख ने विशेष रूप से बुलाया था। क्या तुमने कोई प्राचीन जड़ी बूटी चुनी? झो कुई ने मुझे चिढ़ाना बंद करो वाली नजर से देखा। तुम्हारा मजाक बेमतलब का है। तुमने तो प्राचीन जड़ी बूटी का जिक्र भी कर दिया। क्या हम जैसे लोग उसे चुन सकते हैं? तुमने तो ये भी कह दिया कि दिव्य नगर के मुखिया ने उसे बुलाया है। मुखिया एक ऋषि है, क्या हम किसी ऋषि से संपर्क कर सकते हैं? अरे, जब झो कुई अपने वाक्य के उस बिंदु पर पहुंचा तो उसकी आवाज अचानक रुक गई क्योंकि उसे सदमा लगने लगा था। उसने अपने बेटों की तरफ देखा, लेकिन पाया कि उसके बेटे उसे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। दरअसल उनमें से झो कुई ही वह आखिरी व्यक्ति थे जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे। उसने घूंट भर लार ली और पहले बोल रहे युवक की ओर देखा। झो कुई हकलाते हुए बोला, आपने पहले कहा था कि उसे बड़े ने बुलाया था। हाँ, ये कल ही हुआ। केंद्रीय दिव्य मीनार में रहने वाले एक मित्र ने मुझे खुद बताया। भला ये गलत कैसे हो सकता है? युवक ने हल्के स्वर में कहा। झो कुई और उसके साथी टकटकी लगाए बैठे रहे। बड़े बुजुर्ग के बुलावे पर जड़ी बूटियां चुन रहे थे। बेशक उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि उस प्राचीन जड़ी बूटी को चुनने वाला व्यक्ति कौन था। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये यून, उसने सचमुच एक प्राचीन जड़ी बूटी चुन ली। क्या मजाक। झो कुई और उसके लड़कों की प्रतिक्रियाएं तीव्र थीं। लड़कों में से एक तो पत्थर की बेंच से 3 फीट तक ऊंचा उछल गया। उन्होंने पहले भी कानून लागू करने वालों को यून को एल्डर से मिलवाने के लिए लाते हुए देखा था, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इसका कारण क्या था। आज उन्हें आखिरकार पता चल गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक प्राचीन जड़ी बूटी चुनी थी। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? बैंगनी रक्त वाले योद्धा के लिए उस स्तर की जड़ी बूटी चुनना कैसे संभव हो सकता है? अरे, उस नौजवान का नाम ये यून है। तभी एक और युवा लोहार खड़ा हो गया। आप लोग उसे जानते हैं? अरे, इस युवक को अचानक खड़े होते देख झो कुई लड़खड़ा गया। इस युवक ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। यह व्यक्ति कद में छोटा और दुबला पतला दिखता था, लेकिन वह धातु पर प्रहार करके प्रतिदिन 100 से अधिक ड्रैगन स्केल के प्रतीक बना लेता था। बेशक वह कोई नौसिखिया नहीं था। वह 1 साल से डिवाइन वाइल्डनेस कैंपग्राउंड में था। वह अपनी सैन्य सेवा के दूसरे वर्ष में था। अपने पहले वर्ष में एक रंगरूट के रूप में झो कुई इन अनुभवी सैनिकों से बहुत प्रभावित था। यह उनकी ताकत के कारण था। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम आह जून है। होंगाओ एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस युवक के बारे में सुनकर बहुत रुचि दिखाई है। वे उसे एसोसिएशन में शामिल करना चाहते हैं। होंगाओ एसोसिएशन। झो कुई ने इस छोटे संगठन के बारे में सुना था। लोहार खाने में काम करने वाले कई लोग होंगाओ एसोसिएशन से थे। होंगाओ एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम ली होंग था। स्वर्ग रैंकिंग में उनकी रैंक 1030 और पृथ्वी रैंकिंग में 1100 थी। ये रैंकिंग सुनने में खराब लग सकती है, लेकिन ली होंग ने पिछले साल ही दिव्य वनवास शिविर में प्रवेश किया था। पिछले महीने को मिलाकर ली होंग दिव्य वन शिविर में 13 महीने बिता चुका था। 1030वीं रैंक पर होना उसे बेहद खतरनाक बनाता था। आखिरकार 1 साल में शीर्ष 1000 रैंकों में प्रवेश करना किसी के लिए बेहद दुर्लभ था। इस असाधारण प्रतिभा ने दिव्य साम्राज्य के विभिन्न महाशक्तियों को चिंतित करने के लिए पर्याप्त था। ली होंग इससे बस एक कदम दूर रह गया था। ली होंग बहुत महत्वाकांक्षी थे। होंगाओ एसोसिएशन की स्थापना करके उन्होंने केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जो दिव्य वनवास शिविर में 1 वर्ष से कम समय से रह रहे थे। होंगाओ संघ अभी उतना मजबूत नहीं था। हालांकि समय बीतने के साथ जब ली होंग ने ताया दिव्य नगर में 3-4 साल साधना कर ली, तब तक वे अनुभवी साधक बन चुके थे। इस प्रकार ये संघ ताया दिव्य नगर के सबसे मजबूत संघों में से एक बन गया।
वर्तमान में प्रथम और द्वितीय वर्ष के कई सर्वश्रेष्ठ रंगरूटों को होंगदाओ एसोसिएशन में शामिल कर लिया गया है। यह अप्रत्याशित था कि उन्होंने यी यून को अपने निशाने पर रखा हुआ था। झो कुई को इस बात से खुशी नहीं हुई। वह 1 महीने से होंगदाओ एसोसिएशन के इन लोगों के साथ धातु करने का काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं की थी। और आखिरकार उन्होंने उससे बात कर ली, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे यी यून की तलाश कर रहे थे। झो कुई बहुत क्रोधित था, लेकिन उसने होंगदाओ एसोसिएशन को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह 4 साल में एक विशाल संगठन बनने वाले इस संगठन को नाराज कर देता तो ताया डिवाइन सिटी में उसका जीवन बहुत कष्टदायी हो जाता। ठीक है, वो दिन में जड़ी बूटियां तोड़ता है, उसे रात तक घर वापस आ जाना चाहिए। मुझे पता है वो कहाँ रहता है, झो कुई ने अनिच्छा से कहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। तुलना करना वाकई बहुत निराशाजनक था। हाँ धन्यवाद, जून नाम के युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी होंगदाओ संस्था न केवल यी यून को सदस्य के रूप में शामिल करना चाहती थी, बल्कि उन्हें उससे कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा करनी थी। ... शाम होते होते सूरज पश्चिम में डूबने लगा। भव्य ताया दिव्य नगरी पर सूर्यास्त का प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा था और वह लाल और सुनहरे रंग की एक परत से ढकी हुई थी। ताया डिवाइन सिटी के निम्न श्रेणी के भोजनालय में साधक सभी दिशाओं से अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे थे। ताया दिव्य नगरी में स्वादिष्ट भोजन मिलता था और उसमें मौजूद निर्जन पशुओं के मांस के कारण वह तृप्तिदायक भी था। ताया दिव्य नगर के वे साधक जो शिकार अभियानों पर जाते थे, प्रतिदिन दिव्य वन से लौटकर अपने द्वारा शिकार किए गए निर्जन पशुओं को ड्रैगन स्केल रून्स के बदले लाते थे। सबसे कीमती सामग्री और हड्डियों को प्रसंस्करण के लिए ले जाया जाता था, जबकि अनुपयोगी मांस को भोजन के रूप में वितरित कर दिया जाता था। क्लाउड वाइल्डनेस की जनजातियों में, जहां वीरान जानवरों का मांस दुर्लभ था, यह उच्च श्रेणी का भोजन था। वहीं ताया डिवाइन शहर में ये सबसे निम्न श्रेणी का भोजन था। ताया दिव्य नगरी के रसोईघर में उनके निर्जन पशुओं का मांस पकाने के लिए एक विशेष बर्तन था। यह बर्तन एक अनमोल धरोहर था और इसे तायहे का अनमोल कड़ाहा कहा जाता था। तायहे प्रेशियस काल्ड्रॉन का संचालन करने वाला मुख्य रसोईया एक मानव सरदार था जो शायद ही कभी दिखाई देता था, लेकिन उसे स्वादिष्ट व्यंजनों से बेहद प्यार था। ये तायहे का पवित्र बर्तन मानव स्वामी का अनमोल खजाना था। तायहे के अनमोल बर्तन में एक पूरी दुनिया समाई हुई थी। इसमें एक छोटे पहाड़ के बराबर भोजन समा सकता था। अगर इसमें सामान्य सुअर का मांस, गोमांस या भेड़ का मांस भी डाल दिया जाए तो भी मुख्य रसोईया तायहे के अनमोल बर्तन का उपयोग करके अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बना सकता था। ये स्वर्ग पृथ्वी युआंची से परिपूर्ण था। इसे नियमित रूप से खाने से आम लोगों की आयु बढ़ सकती थी। ये तो स्पष्ट है कि ताया डिवाइन सिटी में इस्तेमाल होने वाली सामग्री सुअर का मांस, गोमांस या भेड़ का मांस नहीं, बल्कि जंगली जानवरों का मांस था। इसलिए निम्न श्रेणी का भोजन भी किसी भी तरह से घटिया नहीं था। जब यी यून पहली बार ताया डिवाइन सिटी के रसोइये के घर आया था तो उसने अपने भोजन का आनंद लिया था। हालांकि इस स्तर पर वह अपने भोजन के स्थान पर हड्डियों के अवशेषों को अवशोषित कर सकता था, फिर भी यी यून समय समय पर भोजन करने के लिए रसोइये के घर आता था। रोजाना भयंकर जानवरों के अवशेष खाने से उसे कुछ ठोस खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। हाथी निगलने की तकनीक सीखने के बाद से यी यून की भूख असाधारण रूप से बढ़ गई थी। वह एक बड़ी थाली भर निर्जन पशु का मांस, कुछ थालियां आध्यात्मिक सब्जियां और अंत में एक कटोरी पशु अस्थि सूप खा सकता था। ये बहुत ही सुखद था। आज यी यून जल्दी अपने निवास स्थान पर लौट आया, इसलिए उसने दावत का मौका नहीं गंवाया। जब यी यून मांस का एक बड़ा टुकड़ा खा रहा था तभी उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि लोगों का एक समूह रसोई घर में प्रवेश कर रहा है। ये लोग स्पष्ट रूप से खाने के लिए नहीं आए थे। रसोई में प्रवेश करते ही उन्होंने चारों ओर तलाशी ली और बहुत जल्दी ही उन्हें अपना लक्ष्य मिल गया। वे मुस्कुराते हुए यी यून की ओर बढ़े। क्या वे मुझे ढूंढ रहे थे? यी यून मांस खाते हुए थोड़ा हैरान रह गया। उसने देखा कि लोगों के समूह का नेतृत्व झो कुई कर रहा था। झो कुई एक थोड़े मोटे युवक के पीछे खड़ा था, मानो वह उस युवक से डरा हुआ हो। वह मोटा ताजा युवक गोरा था और उसके बाल घुंघराले थे। उसकी बाहों में एक युवती थी। वह युवती किसी दिव्य वनवास की साध्वी जैसी लग रही थी। ओह, क्या ये यी यून है? मोटे ताजे युवक ने झो कुई से पूछा। झो कुई ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, यही वह व्यक्ति है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अध्याय 203, तुमने मुझे छेड़ा, मैंने तुम्हें छेड़ा। ये यून खाना खाते समय तिरछी नजरों से लोगों के समूह पर ध्यान दे रहा था। मोटा ताजा युवक यी यून के सामने रखी मेज की ओर चलते हुए अपनी ठुड्डी सहला रहा था। वह बैठ गया, लेकिन उसके साथी नहीं बैठे। वे चारों कोनों पर मानो द्वारपालों की तरह अलग अलग खड़े रहे। इससे कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने उधर देखा। कुछ लोगों ने उस मोटे युवक को पहचान लिया। क्या वह होंगदाओ एसोसिएशन के अध्यक्ष ली होंग नहीं है? वह तो केंद्रीय दिव्य मीनार में रहता है, वह किसी निम्न श्रेणी के रसोई घर में क्यों आएगा? ताया दिव्य नगरी में भर्ती होने वाले लोगों में से कई लोग होंगदाओ एसोसिएशन पर विशेष ध्यान देते थे। ली होन को ताया दिव्य नगरी में एक प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। बैठते ही इतने सारे लोगों द्वारा पहचाना जाना ली होन को बहुत संतोष महसूस हुआ। आप यी यून है ना? ली होन ने यी यून की ओर देखा और अभिवादन के रूप में सिर हिलाया। तुम ही हो जिसने वह प्राचीन जड़ी बूटी चुनी थी। कई लोगों को पता था कि किसी ने एक प्राचीन जड़ी बूटी चुनी थी और उसे दिव्य नगर के मुखिया ने बुलाया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह यी यून था जो इस समय एक साधारण से रसोईघर में भोजन कर रहा था। ली होन की बातें सुनकर वे चौंक गए। जल्द ही मेज पर हो रही घटनाओं पर अधिक से अधिक लोगों का ध्यान जाने लगा। एक व्यक्ति ताया दिव्य शहर का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, जबकि दूसरा एक ऐसा रंगरूट था जिसका कई लोग उत्सुकता से अनुसरण कर रहे थे क्योंकि उसने एक प्राचीन जड़ी बूटी को चुना था। वे किस बारे में बात करने वाले थे? यी यून ने अपना मुंह पोंछा और ली होन की ओर देखा। ली होन सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था।
उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, जिससे वह मैत्रेय बुद्ध जैसा लग रहा था। ये यून ने होंगदाओ एसोसिएशन के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। यह नए रंगरूटों के बीच सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक था। कई रंगरूट इस क्रूज लाइनर पर सवार होना चाहते थे, इस उम्मीद में कि कुछ वर्षों में जब होंगदाओ एसोसिएशन ताया डिवाइन सिटी के सबसे शक्तिशाली गुटों में से एक बन जाएगा तो इससे उनकी अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ली होंग शक्तिशाली तो था, लेकिन वह भाग्य को चुनौती देने वाले स्तर का नहीं था। उसके द्वारा स्थापित होंगदाओ एसोसिएशन की क्षमताओं की भी एक निश्चित सीमा थी। इस संगठन को खड़ा रखना आसान नहीं था। मैं ही हूँ, ये यून ने सिर हिलाकर कहा। ली होंग ने कहा, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं ली होंग हूँ, होंगदाओ एसोसिएशन का अध्यक्ष। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं आपको होंगदाओ एसोसिएशन में शामिल करना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए प्रमुख का पद तैयार कर रखा है। जब ली होंग ने ये शब्द कहे तो घटनाक्रम पर ध्यान दे रहे कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। अध्यक्ष। होंगदाओ एसोसिएशन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा मुखिया का पद भी होता था। मुखिया का पद अपेक्षाकृत वरिष्ठ होता था। ये यून ने ली होंग को आश्चर्य से देखा। वह सचमुच पिछले कुछ दिनों में प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन ये प्रसिद्धि उसकी ताकत के बल पर नहीं, बल्कि एक प्राचीन जड़ी बूटी चुनने के कारण मिली थी। उसकी साधना का स्तर बैंगनी रक्त के मध्य स्तर पर ही था। यह बहुत सामान्य था और वह तो बस प्रथम वर्ष का रंगरूट था, फिर भी ली होंग उसे मुखिया बनाना चाहता था। उसके अधीन काम करने वाले लोग कैसे मानेंगे? मैंने सुना है कि विपत्ति के दौर से गुजर रही एक प्राचीन जड़ी बूटी आपको मिली और संयोगवश वह असफल हो गई। क्या इसी तरह आपने उस जड़ी बूटी को चुना? ली होंग ने बेपरवाही से बोलते हुए अपने लिए एक गिलास पानी डाला। बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धा के लिए एक प्राचीन जड़ी बूटी को प्राप्त करना किसी सपने जैसा था, लेकिन ली होंग को विस्तृत जानकारी प्राप्त थी और वह जानता था कि उनको संयोगवश स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन से सामना करना पड़ा जो किसी आपदा से बच गया था। इसलिए उसके द्वारा स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन को प्राप्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये सौभाग्य वाकई सराहनीय था, लेकिन सौभाग्य व्यर्थ था। ली होंग जानता था कि यून बैंगनी रक्त साधना के मध्य स्तर पर ही था। उसकी साधना प्रतिभा औसत दर्जे की थी। ऐसे व्यक्ति के लिए ताया दिव्य नगरी में अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल था। ये यून ने ली होंग के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन इसे मौन सहमति माना गया। यही बेहतर था कि लोग यही सोचे कि सौभाग्यवशी उसने वह प्राचीन जड़ी बूटी चुनी थी। इससे उसे स्पष्टीकरण देने की झंझट से मुक्ति मिल गई। भाई ये, मैंने सुना है कि आप एक समृद्ध परिवार से नहीं हैं। आपकी साधना प्रतिभा भी शीर्ष स्तर की नहीं है। ली होंग ने अचानक विषय बदल दिया और ये यून की पृष्ठभूमि के बारे में पूछना शुरू कर दिया। ये यून ने ली होंग को अप्रत्याशित नजर से देखा और पूछा, क्या बात है? हाँ भाई ये, इस बूढ़े भाई का इरादा आपको नीचा दिखाने का नहीं था। आप बादल वन में पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जरूर कुछ शानदार कारनामे किए होंगे। आपकी साधना का स्तर बैंगनी रक्त के मध्य स्तर पर है ना? अगर मुझे कहना ही पड़े तो आपको अपनी साधना का स्तर बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। ली होंग ने यून के कंधे पर थपथपाया और ऐसा लग रहा था मानो वही यून को अच्छी तरह समझता हो। दरअसल ये यून के बारे में अधिकांश जानकारी उसे जो कोई ने ही दी थी। ओह, और फिर ये यून को अचानक एहसास हुआ कि ली होंग के शब्दों में कुछ छिपा हुआ अर्थ है। हाँ, आदिम जड़ी बूटी सौंपकर तुम्हें कुछ यश अंक मिले होंगे। इन यश अंकों का मुख्य उद्देश्य दिव्य नगरी में सबसे उत्तम साधना संसाधन खरीदना है, लेकिन एक मध्यम स्तर के पर्पल ब्लड के रूप में इनका उपयोग करना सरासर व्यर्थ होगा। तुम्हें उच्च श्रेणी के वीरान अस्थि अवशेष और वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में साधना का समय खरीदना चाहिए, और इन चीजों के लिए भारी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स की आवश्यकता होती है। तो मेरे इस बड़े भाई ने आपको सलाह दी है कि आप गौरवंत ड्रैगन स्केल रून्स से बदल लें। यही सबसे अच्छा होगा, ली होंग ने गंभीरता से कहा, मानो वह ये यून के प्रति बहुत सहानुभूति रखता हो। ओह, ये यून अचानक हंस पड़ी। ठीक है, तो मैं इन्हें ड्रैगन स्केल रून्स से कैसे बदल सकती हूँ? आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। भविष्य में जब आप होंगदाओ एसोसिएशन के प्रमुख बन जाएंगे तो आप आसानी से ड्रैगन स्केल रून्स प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल मैं आपके लिए इन्हें बदल सकता हूँ। चूंकि आप मेरे भाई अभी नए हैं, इसलिए शुरुआत में यह आसान नहीं होगा। कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ, मेरे पास यहाँ 30,000 ड्रैगन स्केल रून्स हैं, आप पहले इनका उपयोग कर सकते हैं। ली होंग ने अपना मोटा हाथ हिलाया, जिससे वह बेहद स्पष्टवादी प्रतीत हुआ। ये यून ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि तुम मेरे एक गौरव बिंदु के बदले 30,000 ड्रैगन स्केल रून्स का इस्तेमाल करना चाहते हो? हाँ, तुम मुझे पराया समझ रहे हो। भविष्य में जब तुम मेरे होंगदाओ संगठन में शामिल होगे तो तुम मेरे भाई बन जाओगे। भाइयों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी ड्रैगन स्केल रून्स की जरूरत है, बस ले लो और इस्तेमाल करो। जहां तक ग्लोरी पॉइंट्स की बात है, मेरे पास एक आइटम के लिए एक ग्लोरी पॉइंट कम है। भविष्य में जब तुम्हें ग्लोरी पॉइंट्स की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ली होंग ने आत्मविश्वास भरे भाव से कहा। ये यून ने चापलूसी भरी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में बस यही चल रहा था, जाओ भाड़ में जाओ। वह पहले तो उत्सुक था, ली होंग अचानक यहाँ आकर उसे मुखिया क्यों बनाना चाहता था? कहीं वह उसके गौरव अंक हड़पने के लिए तो नहीं आया था? एक ग्लोरी पॉइंट के बदले 30,000 ड्रैगन स्केल रून्स का आदान प्रदान करने के लिए उसने वाकई अच्छी तरह से हिसाब किताब किया होगा। ताया दिव्य नगरी में गौरव अंकों पर दांव लगाने या उनका व्यापार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन वास्तव में कोई भी गौरव अंकों के बदले ड्रैगन स्केल रून्स का आदान प्रदान नहीं करता था। यहाँ तक कि 100,000 ड्रैगन स्केल रून्स भी पर्याप्त नहीं होते। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिनके पास गौरव अंक अर्जित करने की क्षमता थी, उनके पास ड्रैगन स्केल रून्स की कोई कमी नहीं थी।
ये यून जैसे रंगरूट के लिए वह एक अपवाद था जिसने बहुत अधिक ड्रैगन स्केल रून्स जमा किए बिना ही 3 गौरव अंक अर्जित कर लिए थे। इसी वजह से ली होन की नजर ये यून पर थी। उसने ये यून को एक अनुभवहीन नौसिखिए की तरह समझा था। उसे लगा था कि मुखिया का पद पाकर ये यून इतना प्रसन्न होगा कि वह उसके आदमियों में से एक बनकर उसके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन ये कहना जरूरी है कि ली होन द्वारा होंगाओ एसोसिएशन के प्रमुख पद के वादे से कोई भी सामान्य 12 वर्षीय बच्चा धोखा खा सकता है। होंगाओ एसोसिएशन के प्रमुख का पद कई बच्चों के लिए एक प्रभावशाली उपाधि थी। यदि ये यून इस सौदे पर सहमति जता देता है और ली होन द्वारा धोखा दिया जाता है तो भले ही वह स्थिति को सुधारने का प्रयास करे, दिव्य नगर कुछ भी नहीं करेगा। ताया डिवाइन सिटी का तर्क ये था कि व्यापार स्वैच्छिक रूप से किए जाते थे। यदि किसी के साथ धोखाधड़ी होती थी तो उसे अपना नुकसान स्वयं वहन करना पड़ता था। ये योद्धाओं की क्रूर दुनिया थी। इन युवाओं के समूह को स्वीकार करके ताया दिव्य नगरी ने न केवल उन्हें साधना तकनीक और युद्ध कौशल सिखाया बल्कि उन्हें जीवन के बारे में भी सिखाया। ताया दिव्य नगरी में हर कोई संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा था। वे एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। छल, चापलूसी और पीठ पीछे वार करना तो तय था। एक ही लक्ष्य पर केंद्रित मानसिकता वाले लोग ताया दिव्य शहर में केवल अपना ही नुकसान करेंगे। यदि दिव्य नगर इस स्थिति को सुधार भी दे तो भी पीड़ित लोग परिपक्व नहीं हो पाएंगे। भविष्य में जब वे वास्तविक विशाल निर्जन जगत में रहस्यमय लोकों में प्रवेश करेंगे तो उन्हें केवल कुछ ड्रैगन स्केल रून्स से ही वंचित नहीं किया जाएगा बल्कि संभवतः उनका जीवन भी छीन लिया जाएगा। योद्धा बनने से पहले व्यक्ति को जीवन जीना आना चाहिए। यह एक ऐसी चीज थी जो ताया डिवाइन सिटी द्वारा रंगरूटों को अमूर्त तरीके से सिखाई जाती थी। कैसा है भाई? ये ली होन लगातार ये यून को बेवजह हंसते हुए देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह नौसिखिया क्या सोच रहा है। अच्छा, तो जब मैं मुखिया बनूंगा तो मेरे अधीन कितने लोग होंगे? ये यून ने उत्सुकता भरी नजर से पूछा। साथ ही उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और चबाने लगा। हाँ, आसान है। ये यून को अपनी बात पर अड़ा देखकर ली होन ने थोड़ा आराम से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक हॉल विशेष रूप से तैयार करवाऊंगा और तुम्हें 1 दर्जन ऐसे भाई दूंगा जो तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। अरे तुम लोग भविष्य में भाईगी के साथ क्यों नहीं चलते? ली होन ने अपने पीछे खड़े अपने आदमियों की ओर देखते हुए कहा। ये लोग हंसने लगे। जरूर, भविष्य में भाईगी हमारे हॉल के प्रमुख होंगे। हम सब भाईगी की आज्ञा का पालन करेंगे। इन लोगों के चेहरों पर गहरी मुस्कान थी, लेकिन ये उनकी नजर में ये मुस्कानें ऐसी लग रही थी मानो वे किसी मंदबुद्धि व्यक्ति पर हंस रहे हों। किनारे पर खड़े झो कुई को ये सुनकर ईर्ष्या होने लगी। लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? ये यून कुछ दिन पहले तक उसी की तरह एक नया रंगरूट था, लेकिन कुछ ही दिनों में वह होंगाओ एसोसिएशन का प्रमुख बन गया। ये होंगाओ एसोसिएशन था, एक विशाल संगठन जो भविष्य में बहुत तेजी से तरक्की करेगा। फिलहाल ये उनके पास 1 दर्जन आदमी थे, जिनमें से कुछ तो द्वितीय वर्ष के सैनिक भी थे। भविष्य में वह एक ही कॉल पर 100 जवाब पा सकता था। झो कुई को लगा कि ये यून बहुत प्रेरणादायक थी, लेकिन ये यून फिर से क्यों खा रहा था? वह एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान भी मांस खा रहा था। यह देखकर वह सचमुच अवाक रह गया। कैसा लगा? ली होन ने ये यून से अनुनयपूर्वक मार्गदर्शन करते हुए कहा। ये यून को चबाते देख ली होन थोड़ा नाराज हुआ। ये बच्चा तो बिल्कुल भी चीजों की कद्र करना नहीं जानता, मेरे बोलते समय भी खा रहा है। या फिर वह सिर्फ एक पिटू और मूर्ख था जिसे बुनियादी शिष्टाचार की कोई समझ नहीं थी। ये यून के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मांस चबाते हुए मुंह में खाना भरा होने के बावजूद वह बुदबुदाया, मुखिया बनने के बारे में। ठीक है, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? ली होन को लगने लगा कि ये यून सचमुच बेवकूफ है। उसे न सिर्फ शिष्टाचार की समझ नहीं थी बल्कि उसकी प्रतिक्रिया भी धीमी थी। इसके लिए मैं तुम्हें 2 शब्द दूंगा। क्या? ली होन ने पूछा। उसके पीछे खड़े लोग भी गर्दन उठाकर सुनने के लिए तरस रहे थे। ये यून ने कुछ और बार चबाने के बाद बड़ी मुश्किल से अपने मुंह में मौजूद मांस को निगलते हुए कहा, 2 शब्द हैं। भाड़ में जाओ। ओह सॉरी, ये 3 शब्द थे। जैसे ही ये यून बोल रही थी, मांस के टुकड़े उड़ने लगे और दुर्भाग्यवश मांस के कुछ टुकड़े ली होन के चेहरे पर जा गिरे। ली होन जम गया, लेकिन एक पल बाद ही उसका चेहरा काला पड़ गया। उनका थोड़ा मोटा चेहरा एकदम गंभीर हो गया। ली होन के पीछे खड़े झो कुई तो पूरी तरह से अचंभित रह गए। उनका खुला हुआ मुंह तो मानो एक हंस का अंडा भी भर सकता था। ये यून क्या कर रही थी? बच्चे, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? ली होन भड़क उठा। उसके कांपने से मेज पर रखे प्याले और बोतलें जमीन पर गिर पड़े। रसोईघर में मौजूद सभी लोग इस घटना से आकर्षित हो गए। वे ये यून को देखकर दंग रह गए। ये यून ने बेपरवाही से अपने हाथों से तेल पोंछा और कहा, तुम सही कह रहे हो कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे चिढ़ाया, मैंने तुम्हें चिढ़ाया। ये जैसे को तैसा वाली बात है। अब हम एक दूसरे के ऋणी नहीं हैं। अध्याय 204, मुझे डर लगेगा। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। होंगाओ एसोसिएशन के लोग गुस्से से उबल रहे थे। ये यून ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें अपनी इज्जत बचाने का मौका नहीं दिया। होंगाओ एसोसिएशन ने उनकी सराहना की, इसीलिए वे उनसे मिलने आए थे। वह पर्पल ब्लड श्रेणी का मध्य स्तर का नौसिखिया था, फिर भी ये यून ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया, यहाँ तक कि जब उनके अध्यक्ष स्वयं आए थे तब भी। आखिर वह खुद को क्या समझता था? ली होन का चेहरा भयानक रूप से उदास हो गया। वह मेज पर गिरे एक धातु के प्याले को पकड़े हुए था। उंगलियों से हल्का सा दबाने पर ही प्याला टुकड़ों में बिखर गया। उसकी उंगलियों के नीचे बिना विशेष रूप से गढ़ी गई ऐसी धातु कागज जितनी कमजोर थी। तुमने अभी क्या कहा? मैंने नहीं सुना, दोबारा कहो। ली होन ने ये यून की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसका चेहरा अभी भी मैत्रेय बुद्ध जैसा था, लेकिन सभी जानते थे कि ली होन के चेहरे पर घोर क्रोध झलक रहा था।
ली होंग, जो अपने अधीन बड़ी संख्या में लोगों वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति था, के लिए यहाँ तक कि वे साधक भी, जो ताया दिव्य शहर में 4-5 वर्षों से थे, उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। ली होंग को नाराज करने के गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। क्या तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया? फिर से बोलो। कोई बात नहीं, मैंने बस इतना कहा, भाड़ में जाओ, ये यून ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। जो व्यक्ति उसका फायदा उठाना चाहता था लेकिन फिर भी उसे भाई होने का दिखावा करता था, उसके सामने ये यून कैसे चुप रह सकता था? उन्होंने अभी अभी होंगदाओ एसोसिएशन नाम का संगठन बनाया था, उन्हें क्या लगता था कि वे इतने महान हैं? होंगदाओ एसोसिएशन किस तरह जवाबी कार्रवाई करेगा, इस बारे में ये उनको कोई चिंता नहीं थी। होंगदाओ एसोसिएशन मुख्य रूप से नए सदस्यों से बना संगठन था। लोग इससे डरते थे क्योंकि भविष्य में इसके बड़ा बनने की संभावना थी। लेकिन ये उनको भविष्य की शक्ति से क्यों डरना चाहिए? इसके अलावा हालांकि ताया दिव्य नगरी में साधकों के बीच निजी युद्धों की अनुमति थी, फिर भी कुछ नियम थे। दूसरे वर्ष के सैनिकों के लिए नए रंगरूटों पर कई प्रतिबंध थे। यहाँ तक कि अगर रंगरूट आपस में निजी युद्ध करते भी थे तो उसके लिए भी एक सीमा निर्धारित थी। ये निजी तौर पर किया जा सकता था लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं। उदाहरण के लिए सड़कों पर या रसोईघरों में लड़ाई की अनुमति नहीं थी। अब तुमने सुना, ये यून ने स्पष्ट स्वर में कहा और मांस का एक और टुकड़ा खाया। ये यून की बातें सुनकर ली होंग की आवाज कांपने लगी। बहुत बढ़िया, शानदार, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? ली होंग ने अपने हाथों में पकड़े धातु के कप को चूर चूर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये यून अब भी अविचलित था। ऐसा लग रहा था मानो वह स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण में हो। वह मेज पर बैठा रहा और आराम से खाना खाता रहा। रसोईघर में ली होंग कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर यहाँ लड़ाई होती तो सारी मेजें और कुर्सियां टूट जाती। उस लड़ाई की सजा इतनी भयानक होती कि ली होंग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये देखकर सब हैरान रह गए। ये यून का रवैया हद से ज्यादा दबंग था। वह ली होंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। ली होंग गुस्से से आग बबूला था लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। उसने दांत पीसते हुए कहा, बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद तुम्हें पता नहीं है, कुछ ही दिनों में जब तुम रंगरूट अपना काम खत्म कर लोगे तो तुम नौसिखियों को मैदान में मुकाबला करना होगा। क्या आपको नौसिखिए प्रतियोगिता के नियम पता है? ताया दिव्य नगरी पिछले कुछ दिनों के आपके प्रदर्शन, आपके द्वारा अर्जित ड्रैगन स्केल रूल्स और आपकी साधना के स्तर के आधार पर आपका मूल्यांकन करेगी। इसके बाद आपको पृथ्वी रैंकिंग में अनुमानित स्थान मिलेगा और आपके पीछे रहने वाले सभी लोग आपको चुनौती देने के हकदार होंगे। आपको हराकर वे आपकी जगह ले लेंगे। इतने सारे ड्रैगन स्केल रूल्स अर्जित करके तुम्हारे लिए निम्न रैंक प्राप्त करना मुश्किल होगा। जब ऐसा होगा तो मैं होंगदाओ एसोसिएशन के नए सदस्यों को विशेष रूप से तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहूंगा और इस चुनौती को अस्वीकार करने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। ली होंग मुस्कुराया। अखाड़े में होने वाली लड़ाइयां बहुत तीव्र होती थीं। साधक उनका अभ्यास ऐसे करते थे मानो वे सचमुच की लड़ाई लड़ रहे हों। ऐसे में किसी का घायल हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अगर ये यून को बार बार चुनौती मिलती तो शायद उसके कुछ अंग टूट भी जाते। तब उसे अपने ड्रैगन स्केल रूल्स का इस्तेमाल खुद को ठीक करने के लिए करना पड़ता। अगर उसके पास पर्याप्त ड्रैगन स्केल रूल्स नहीं होते तो उसे कर्ज लेना पड़ता, यहाँ तक कि वह महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहता। ऐसा होना बहुत आम बात थी। रैंकिंग की लड़ाई। ये यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ताया दिव्य नगरी में कुछ समय बिताने के कारण वह अखाड़े के नियमों से भलीभांति परिचित था। अखाड़े की रैंकिंग भी पृथ्वी रैंकिंग थी। ताया दिव्य नगरी में प्रत्येक साधक की पृथ्वी रैंकिंग होती थी, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो। पृथ्वी रैंकिंग में लोगों के लिए किसी भी चुनौती को अस्वीकार करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन लोगों को बेवजह दूसरों को चुनौती देने से रोकने के लिए अखाड़े की लड़ाई पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। उनमें से एक शर्त लगा रहा था। इसीलिए बाल्डिकिन ने कहा था कि ड्रैगन स्केल रूल्स कमाने का सबसे तेज तरीका अखाड़े में लड़ना है। अगर कोई ताकतवर है तो वह अखाड़े में जल्दी से ड्रैगन स्केल रूल्स कमा सकता है। हर मुकाबले में चुनौती देने वाले और चुनौती स्वीकार करने वाले दोनों को शर्त लगानी पड़ती थी। उनकी रैंकिंग के आधार पर न्यूनतम शर्त सीमा निर्धारित थी। जितना ऊंचा रैंक होता था, शर्त की सीमा उतनी ही अधिक होती थी। यदि कोई व्यक्ति अपने से बहुत ऊंचे रैंक वाले व्यक्ति को चुनौती देता था तो उसे बड़ी रकम दांव पर लगानी पड़ती थी। इस प्रकार दूसरों को चुनौती देने की भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। आत्मविश्वास रखने वाले लोग लड़ते थे, जबकि आत्मविश्वास की कमी वाले लोग अंततः दूसरों को संसाधन दे देते थे। दरअसल वास्तविक अखाड़े की लड़ाइयों में अक्सर न्यूनतम शर्त से कहीं अधिक दांव लगे होते थे। शर्त की राशि आपसी सहमति से तय की जानी थी। कभी कभी जब दो प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे का सामना करते हैं तो वे दांव को तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि यह एक भयावह कीमत तक न पहुंच जाए। इस तरह की प्रतिस्पर्धा अक्सर रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले लोगों के बीच होती थी। इससे स्वाभाविक रूप से कई दर्शक आकर्षित होते थे। जब किन हाउटिन ने पृथ्वी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को हरा दिया तो अखाड़ा लोगों से खचाखच भर गया। ताया दिव्य नगरी के लगभग सभी 10,000 लोग देखने आए थे। प्रशिक्षक और कानून प्रवर्तन अधिकारी भी देखने आए। क्या तुम मुझसे अखाड़े में लड़ना चाहते हो? ये यून हंसते हुए बोला। उसने अपने चबाए हुए हड्डियों को चूर चूर कर दिया। अंगूठे के नाखून के आकार की एक हड्डी यून ने खत्म कर दी। जब से वह ताया दिव्य नगरी आया था तब से उसका कोई वास्तविक प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जब वह वन्य दिव्य हॉल में कठिन प्रशिक्षण ले रहा था तब से उसकी साधना का स्तर बढ़ गया था। जब से उसने स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन को आत्मसात किया है, उसकी शारीरिक शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। अब तो उसने ताया पवित्र तकनीक भी हासिल कर ली थी। ताया पवित्र तकनीक एक उत्कृष्ट संग्रह था जिसमें साधना तकनीकें, युद्ध कौशल और गति कौशल शामिल थे। यदि तलवार का उपयोग हत्या करने के लिए नहीं किया जाता तो वह जन खाने के लिए पड़ी रहती।
यदि युद्ध में किसी उच्च कोटि की साधना तकनीक का प्रयोग न किया जाए तो साधना का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। ये यून आने वाले दिनों में अखाड़े में हाथ आजमाने के बारे में पहले से ही सोच रहा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लोग उसके प्रशिक्षण साथी बनने के लिए आगे आएंगे, और इन प्रशिक्षण सहयोगियों को भुगतान की आवश्यकता नहीं थी, वे शायद उसे ड्रैगन स्केल रूल्स भी दे सकते थे। ये यून के लिए इतनी अच्छी चीज को ठुकराना नामुमकिन था। कुछ लोग मुझे चुनौती दे रहे हैं, ये तो बहुत शर्मनाक बात है, मैं डर जाऊंगी। ये यून ने बेबसी भरी नजर से देखा। अब तुम्हें डर का पता चला, बहुत देर हो चुकी है। ली हॉन के पीछे खड़े एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो भाई हॉन के सामने सिर झुकाना भी बेकार है। तुम्हारी इतनी पिटाई होगी कि हड्डियां टूट जाएंगी और फिर तुम्हें अपनी सारी दौलत दवाइयों पर खर्च करनी पड़ेगी। जब उस आदमी ने ये कहा तो ली हॉन के पीछे खड़े अन्य लोग दिल खोलकर हंसने लगे। सिर्फ जड़ी बूटी चुनने की वजह से अगर तुम्हें किस्मत से कोई अधमरी जड़ी बूटी मिल गई तो क्या तुम खुद को काबिल समझते हो? ताया दिव्य नगरी में ताकत ही मायने रखती है, जड़ी बूटी चुनने में माहिर होने का कोई फायदा नहीं। हमारे हुनदाव संघ को नाराज करके अगले 6 साल ताया दिव्य नगरी में जिंदा रहने की उम्मीद मत रखना। क्लाउड वाइल्डनेस के गवार, जब तुम अखाड़े में प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें शाही राजधानी के परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों की शक्ति का एहसास कराऊंगा। ये यून पर अत्याचार देखकर ली होन के सभी सैनिक बहुत खुश थे। उनमें से कुछ झोंग राज्य की शाही राजधानी के परिवारों से थे। वे जन्म से ही श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित थे और अन्य राज्यों के परिवारों को नीचा समझते थे। क्लाउड वाइल्डनेस के किसी व्यक्ति की तो बात ही अलग है। पहले जब ये यून उनके सामने घमंड दिखा रहा था तो वे उसे खूब पीटना चाहते थे। अब जब उन्होंने ये यून पर अत्याचार कर दिया था तो भला वे उस पर कुछ और झूठे आरोप क्यों न लगाते। लेकिन ली हॉन्ग ने भौहें चढ़ाईं। उसे लगा कि ये यून सच नहीं बोल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। ये बच्चा बिल्कुल भी डरपोक नहीं था। चीजें नहीं बदलती बच्चे, बस थोड़ा इंतजार करो। ये शब्द कहने के बाद ली हॉन्ग अपने अनुयायियों को लेकर वहां से चले गए। जो कोई वहां एक पुतले की तरह खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने पहले सोचा था कि ली हॉन्ग ये यून को होंगदाओ एसोसिएशन में समाहित करना चाहता है, लेकिन यह अप्रत्याशित परिणाम सामने आया। रसोईघर में मौजूद अन्य साधक तो स्तब्ध रह गए। उनमें से अधिकतर नौसिखिए थे और होंगदाओ संघ जैसी शक्तिशाली संस्था को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्होंने देखा कि यून को होंगदाओ संघ ने पलक झपकते ही प्रताड़ित कर दिया। यहाँ तक कि अखाड़े में यून को इतनी बुरी तरह पीटने की कस्में भी खाई गईं कि वह दवा खाकर कंगाल हो जाए। ये यून भविष्य में कैसे जीवित रहेगी? कई लोग ये यून को दया भरी नजरों से देख रहे थे। ली हॉन्ग द्वितीय वर्ष का सैनिक था। उसे अगले 5 साल तक ताया दिव्य नगरी में रहना था। ये यून, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। जो कोई ने घूंट भर लाल नीली और बुदबुदाया। हालांकि वह हमेशा से ये यून के साथ प्रतिस्पर्धा करता रहा था, लेकिन वे जीवन मरण के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। वही यून के साथ ऐसा नहीं चाहता था। आखिरकार वह सिर्फ 13 साल का था और जो कोई हमेशा से ही दृढ़ निश्चयी था। किसी विवाद में भी वह दूसरे की जान लेने की इच्छा नहीं रखता था। जो कोई को लगा कि ली हॉन्ग और उसके गिरोह को लाकर उसने ये यून को नुकसान पहुंचाया है। ये यून बहुत खुले विचारों वाला था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी मेज पर रखा मांस उठाया और खाना जारी रखा। उसने अस्पष्ट स्वर में कहा, छोटी सी बात है, चिंता मत करो। क्या तुम खाना चाहते हो? यह मांस बहुत स्वादिष्ट है। ओह, जो कोई अवाक रह गया। ये यून अभी भी उसका मांस खा सकता था। अध्याय 205 अंडरपेंट खो देता है। ये खबर तेजी से फैल गई कि यून ने निम्न श्रेणी के रसोईघर में होंगदाओ एसोसिएशन को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। नौसिखियों के बीच होंगदाओ एसोसिएशन और ये यून क्रमशः एक संगठन और एक व्यक्ति थे जिन पर वे विशेष ध्यान देते थे। होंगदाओ एसोसिएशन के बारे में तो स्पष्ट था ही, नौसिखियों के बीच इसकी हमेशा से ही उच्च प्रतिष्ठा रही थी। ये यून को हाल ही में एक प्राचीन जड़ी बूटी चुनने से अप्रत्याशित लाभ हुआ था। उन्हें नौसिखियों के बीच एक प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था, इसलिए कई लोग उन पर विशेष ध्यान देते थे। ऐसे व्यक्ति का ऐसे संगठन से मतभेद रखना प्रथम और द्वितीय वर्ष के नवागंतुकों के बीच निश्चित रूप से देखने लायक बात थी। वे ये भी जानते थे कि ये यून के शुरुआती काम खत्म होने के बाद उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। ये यून शायद मुसीबत में पड़ जाएगा। होंगदाओ एसोसिएशन ने प्रथम वर्ष के नौसिखियों के इस बैच में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शामिल किया था। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। 1 महीने पहले जैसे ही नए रंगरूट ताया दिव्य नगरी में दाखिल हुए, होंगदाओ एसोसिएशन ने कई लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। होंगदाओ एसोसिएशन द्वारा प्रतिभा प्रवेशित ये लोग झोंग राज्य की राजधानी के पारिवारिक कुलों से थे। ताया दिव्य नगरी में प्रवेश करने से पहले ही उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनके नाम थे जैसे राजधानी के 4 दबंग सरदार, शाही नगर के 6 युवा स्वामी। ताया दिव्य साम्राज्य की राजधानी निस्संदेह उस साम्राज्य में सबसे अधिक पारिवारिक कुलों वाला स्थान था। ऐसे खिताब पाने वाले लोग निश्चित रूप से कमतर नहीं थे। ली हॉन्ग भी राजधानी के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते थे। उनका सामाजिक नेटवर्क भी काफी व्यापक था और वे काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कई युवा उस्ताद उनका सम्मान करते थे, अन्यथा उनके लिए नौसिखियों के बीच इतनी प्रतिष्ठा के साथ होंगदाओ एसोसिएशन की स्थापना करना आसान नहीं होता। राजधानी के युवा मास्टर्स को होंगदाओ एसोसिएशन में शामिल करने के लिए ली हॉन्ग ने उन्हें कई लाभों का वादा किया था, लेकिन अब ये यून ने होंगदाओ एसोसिएशन को अपमानित कर दिया था। ये निस्संदेह इन युवा गुंडों के लिए भी एक अपमान था। ये युवा बदमाश कोई फरिश्ते नहीं थे। राजधानी में अपने मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपनी प्रतिभा के कारण उन्हें दबंग कहा जा सकता था। वे दबदबा बनाते थे और दादागिरी करते थे। आम लोग उनके सामने कुछ नहीं कर सकते थे। जब उन्हें पता चला कि यून ने रसोई में ली हॉन्ग से कहा था जाकर खुद को गाली दो, तो उनके बीच तनाव पैदा हो गया।
मामला तब और बिगड़ गया जब उन्हें पता चला कि यह लड़का यून क्लाउड वाइल्डनेस से आया है। उसका इतिहास किसी दूरदराज के राज्य के खानदान से भी बदतर था। ये कितना चौंकाने वाला हो सकता है। क्लाउड वाइल्डनेस से आया ये गवार मौत को दावत दे रहा है। उसने भाई हॉर्न को उकसाने की हिम्मत कैसे की? वैसे तो हम लोग आपस में पंगा नहीं लेते, लेकिन कोई हमसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है? चौथा भाई सही कह रहा है। हमेशा से हम ही दूसरों को धमकाते आए हैं। आज तक किसी ने हमें धमकाने की हिम्मत नहीं की। चूंकि यह बच्चा जीने से तंग आ चुका है, इसलिए हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे। जब हम मैदान में उतरेंगे तो हम मुट्ठी भर लोग मिलकर उसे बुरी तरह हरा देंगे। राजधानी के वे सभी छोटे शैतान बेताब थे। वे यी यून को जमीन पर पटककर उसका चेहरा कुचलने के लिए बेताब थे। ली हॉर्न गंभीर हो गया और बोला, इस लड़के को कम मत समझो। लगता है इसमें कुछ हुनर है। हालांकि इस प्राचीन जड़ी बूटी को किसी आपदा के कारण चुना गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह इतना आसान नहीं था। इस प्राचीन जड़ी बूटी के बदले ड्रैगन स्केल रून्स लेकर उसने बहुत धन कमाया है। हा, ड्रैगन स्केल रन। राजधानी के उन छोटे मोटे दबंग सरदारों ने ये सुनकर आंखें चमक उठी। भाई हॉर्न, अब जब आपने जिक्र किया है तो मुझे याद आ गया। क्या अखाड़े में सट्टेबाजी की इजाजत नहीं है? हम जैसे कुछ लोग ताया दिव्य नगरी आने के बाद से कभी अखाड़े में नहीं गए। हमारे पास ड्रैगन स्केल रून्स की कमी है। अब तो हमारे दरवाजे पर एक बड़ा सा इनाम आ पड़ा है। नौसिखियों के लिए ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित करना बहुत मुश्किल था। राजधानी के इन युवा उस्तादों के लिए भी यही स्थिति थी। शुरुआत में होनगांव एसोसिएशन ने उन्हें कुछ छोटे मोटे लाभ दिए, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे और जल्द ही वे लाभ खत्म हो गए। अब उन्हें अचानक याद आया कि अखाड़े में सट्टेबाजी की अनुमति थी। इसके अलावा उनका निशाना यी यून काफी धनी था। ये स्वर्ग द्वारा दिया गया एक शानदार अवसर था। अगर उन्होंने यी यून को धोखा नहीं दिया तो यह वास्तव में उनका ही नुकसान होगा। चिंता मत करो भाई हॉर्न, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वह तब तक हारता रहे जब तक कि उसकी अंडरवियर न उतर जाए। हम में से कुछ लोग आज से ही ड्रैगन स्केल रून्स को बचाना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो जब वो दिन आएगा तो हमारे पास इस बच्चे को मारने के लिए शायद पर्याप्त ड्रैगन स्केल रून्स न हो। छोटे मोटे दबंग सरदारों ने जल्द ही एक समझौते पर सहमति जता दी। होनगांव एसोसिएशन के एक प्रमुख ने कहा, चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास ड्रैगन स्केल रून्स नहीं है तो एसोसिएशन तुम्हारी मदद करेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उस बच्चे की पैंट उतर जाए। हाँ, आप लोग अपनी मर्जी से करें। ली हॉर्न ने कुछ हिचकिचाहट के साथ बुदबुदाते हुए सिर हिलाया। इस प्रकार होनगांव एसोसिएशन ने अपने इरादों का सार्वजनिक रूप से ऐलान किया। वे अखाड़े में यी यून को आटे की तरह पीट पीट कर नूडल्स बना देंगे और साथ ही यी यून के अंडरवियर भी उतरवा देंगे। ये खबर पहले और दूसरे वर्ष के रंगरूटों में फैल गई। उनका यी यून से कोई संबंध नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे यी यून को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे। यी यून का भाग्य तो मानव भाग्य के ही विरुद्ध था। मनुष्य में ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती है। ताया दिव्य नगरी के सभी साधक आपस में प्रतिस्पर्धी थे, इसलिए यी यून को इतनी आसानी से बड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित करते देख उनमें ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अब जब यी यून जल्द ही मुसीबत में पड़ने वाला था तो कई लोगों को उसकी पीड़ा देखकर खुशी का अनुभव हुआ। वे ये देखना चाहते थे कि इस बारे में यी यून के क्या विचार होंगे और वह कैसी प्रतिक्रिया देगा। कई लोगों का मानना था कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित करने के बाद यी यून को जड़ी बूटियां चुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भला जड़ी बूटियां चुनकर एक दिन में केवल 10 ड्रैगन स्केल रून्स ही कमाए जा सकते थे, भला इसका क्या फायदा? यी यून को अब जल्दी से संसाधनों के बदले इन चीजों को त्याग कर कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण करना चाहिए। भले ही युद्ध से पहले रट्टा मारना पर्याप्त न हो, लेकिन कम से कम उसे बहुत बुरी हार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन दूसरे दिन उनमें से कई लोगों ने यी यून को जड़ी बूटियों की टोकरी ले जाते हुए देखा, मानो वह इसमें शामिल ही न हो। वह बेफिक्र होकर जड़ी बूटियां चुनने चला गया। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। इसे देखकर कई लोग अवाक रह गए। ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद था। यी यून, क्या तुम अभी भी जड़ी बूटियां तोड़ रही हो? किसी ने पूछे बिना नहीं रह सका। यी यून ने उस व्यक्ति को अजीब नजर से देखा और सहज भाव से कहा, बेशक मुझे जड़ी बूटियां चुननी ही होंगी। अभी 1 महीना बाकी है। मैं जड़ी बूटियां चुनने का रिकॉर्ड तोड़ने की योजना बना रही हूँ। रिकॉर्ड तोड़ना। जब लोगों ने ये सुना तो वे अचंभित रह गए। कई लोगों के लिए रिकॉर्ड तोड़ना शब्द बहुत दूर की बात थी। जड़ी बूटियां चुनने जैसे सबसे छोटे रिकॉर्ड के बारे में सुनकर भी उन्हें झटका लगा। वे समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। लोगों ने यी यून को टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश करते हुए देखा और प्रकाश की एक चमक के साथ यी यून गायब हो गई। ये बच्चा सचमुच रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा प्रतीत होता है कि उस प्राचीन जड़ी बूटी ने उसे 10,000 ड्रैगन स्केल रून्स का इनाम दिया है। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं होगा। वह वाकई महत्वाकांक्षी है। लोग उसे घेरने की योजना बना रहे हैं, फिर भी वह पूरी शांति से रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे डर नहीं है कि 1-2 महीने में वह बुरी तरह पिट जाएगा? या क्या वह आत्मविश्वास से भरा है? लेकिन ताया दिव्य नगरी में आने वाले सभी लोग प्रतिभाशाली हैं। वह अपने छोटे से दायरे में कई लोगों को मात दे सकता है, लेकिन वह नहीं जानता कि दुनिया कितनी बड़ी है और दूसरे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। लोग जोश से चर्चा कर रहे थे। ये सभी लोग देश विदेश से आए हुए स्वर्ग के अभिमानी पुत्र थे। अतीत में वे भी खुद को महान समझते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी औकात पता चल गई। ताया दिव्य नगरी में बहुत सारे शक्तिशाली लोग थे। यी यून को इन लोगों के बीच हो रही चर्चाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस समय तक वह 60वें जड़ी बूटी पर्वत पर पहुंच चुका था। यहाँ की स्वर्ग पृथ्वी युआंची अत्यंत समृद्ध थी और यह साधना के लिए एक अच्छी जगह थी। यी यून जंगल के एक खाली मैदान में खड़ा था। उसने हथेली के आकार का एक जैड का स्क्रॉल निकाला। स्क्रॉल के सामने वाले हिस्से पर एक सुनहरा ड्रैगन खुदा हुआ था और पीछे की तरफ प्राचीन लिपि में ताया लिखा हुआ था।
यह जैद से बना स्क्रॉल ताया पवित्र तकनीक का पहला खंड था। ताया दिव्य साम्राज्य ताया पवित्र तकनीक को सख्ती से नियंत्रित करता था। ताया पवित्र तकनीक प्राप्त करने वालों को इसकी कड़ी सुरक्षा करनी पड़ती थी। यदि यह पता चलता कि किसी ने इसे निजी तौर पर प्रसारित किया है, तो प्रसारित करने वाले और इसे गुप्त रूप से सीखने वाले दोनों को कठोर दंड दिया जाता था। ये यून ने धीरे धीरे अपनी चेतना को जैद स्क्रॉल में समाहित किया। उसे एक प्राचीन आभा अपनी ओर उमड़ती हुई महसूस हुई। ऐसा लगा मानो उसके सामने एक रहस्यमय द्वार प्रकट हो गया हो, जो धीरे धीरे खुलते हुए अनंत रहस्यों के सत्य को प्रकट कर रहा हो। ये यून जानती थी कि ये नियमशास्त्रीय सत्य है। ताया पवित्र तकनीक जैसी साधना तकनीक में नियम संबंधी सत्य शामिल थे, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे शब्दों में वर्णित किया जा सके। पहले जब ये यून ने ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट सीखा था, तो मैनुअल मिलने के बाद वह आसानी से उसकी एक प्रति बना सकता था, लेकिन वह ताया पवित्र तकनीक की नकल नहीं कर सका। ये यून द्वारा ताया पवित्र तकनीक को पूरी तरह से सीख लेने के बाद ही वह अपने द्वारा समझे गए नियम संबंधी सत्यों को एक जैद स्क्रॉल पर उकेर सका। इस प्रकार उसने ताया पवित्र तकनीक की एक प्रति तैयार की जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रसारित किया जा सकता था। ताया पवित्र तकनीक के बारे में सबकी समझ अलग अलग थी। उसमें अंकित नियमों और सिद्धांतों में सूक्ष्म अंतर थे, इसलिए ताया पवित्र तकनीक जैसी जैद की शिला के अलग अलग गुण होते थे। ताया दिव्य नगर द्वारा प्रदान किया गया ताया पवित्र तकनीक का जैद स्क्रॉल उच्च गुणवत्ता का था, इसलिए यह बहुत महंगा था। इसे केवल साधकों को सीखने के लिए उधार दिया जाता था। उन्हें इसे अंततः लौटाना पड़ता था। अगर यह खो गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अध्याय 206 तांग घाटी से सूर्योदय। इससे पहले कि यून को ताया पवित्र तकनीक को ठीक से सीखने का मौका मिलता, उसके मन में ताया दिव्य साम्राज्य की सर्वोच्च साधना तकनीक के बारे में कई पूर्वधारणाएं थीं। वह अनुमान लगा रहा था कि साधना तकनीकों का ये समूह कैसा होगा, और आज आखिरकार उसे इसे वास्तव में देखने का मौका मिला। लेकिन जब ये यून ने ताया पवित्र तकनीक का पहला खंड देखा, तो वह बेहद आश्चर्यचकित रह गया। ताया पवित्र तकनीक के पहले खंड में केवल कुछ शब्द सूत्र और कुछ सामान्य सिद्धांत थे। इसके अलावा उसमें केवल एक ही चित्र था। ये तस्वीर ताया पवित्र तकनीक के पहले खंड का मुख्य केंद्र बिंदु थी। ये यून इसलिए लड़खड़ा गया क्योंकि साधना तकनीक के बारे में उसकी पूर्वकल्पित धारणा ये थी कि वह तकनीक पाठ से भरी हुई थी। साधना तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होगा, उतने ही गूढ़ ग्रंथ होंगे जिन्हें समझने के लिए व्यक्ति को उनकी अवधारणा को समझना आवश्यक होगा। लेकिन अब क्या एक तस्वीर ही किसी खेती की तकनीक का पहला खंड थी? ये तस्वीर सूर्य की थी। जब ये यून ने इसे देखा तो धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी अनुभूति उत्पन्न हुई। हालांकि यह केवल सूर्य की एक तस्वीर थी, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे इससे अनंत चमक निकल रही हो, मानो यह आकाश में सूर्य के समान ही उज्ज्वल हो। ये छवि, ये यून ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि इस चित्र को बनाने वाले व्यक्ति की तकनीक असाधारण थी। उसकी चित्रकला कौशल उच्चतम स्तर की थी। हर रेखांकन में एक ऐसा भाव समाहित था जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था और जो उसकी समझ से परे था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ताया पवित्र तकनीक इतनी महंगी कीमत पर उधार दी जाती है। यह जैद स्क्रॉल अत्यंत कीमती है। सूर्य के इस चित्र की नकल करना दूसरों के लिए असंभव है। संपूर्ण ताया दिव्य नगर में ताया पवित्र तकनीक के पहले 3 खंडों की जैद लिपियों की शायद कुछ ही प्रतियां मौजूद हैं, और प्रत्येक लिपि को ताया दिव्य साम्राज्य के लाखों वर्षों के इतिहास में किसी अद्वितीय ऋषि ने ही बनाया होगा। यदि कोई ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ न हो तो वह इसे बना ही नहीं सकता। यहाँ तक कि ताया दिव्य नगर के वर्तमान वरिष्ठ ऋषि के पास भी शायद एक क्षमता न हो। और ये तो सिर्फ पहले 3 खंड हैं। ताया पवित्र तकनीक के बाकी खंडों की प्रतियां शायद और भी कम हो। कीमत तो स्वाभाविक रूप से और भी अधिक होगी। ये यून को ज्ञान प्राप्त हुआ। ताया दिव्य साम्राज्य ने 2 कारणों से ताया पवित्र तकनीक को कड़ाई से विनियमित किया था। पहला कारण ये था कि ताया पवित्र तकनीक ताया दिव्य साम्राज्य की आधारशिला थी और इसे आसानी से प्रसारित नहीं किया जा सकता था। दूसरा कारण ये था कि ताया पवित्र तकनीक के जैद स्क्रॉल अभिलेख बहुत कम थे। चूंकि यह एक बहुमूल्य संसाधन था, इसलिए हर किसी को इसका अभ्यास करने का अवसर नहीं दिया जा सकता था। केवल सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ ही ताया पवित्र तकनीक सीख सकते थे। ये यून देखती रही। सूर्य के चित्र के नीचे एक पैराग्राफ लिखा था। ये ताया पवित्र तकनीक के सामान्य सिद्धांत थे। सामान्य सिद्धांत 4-4 शब्दों के छंदों में थे। कुल मिलाकर 27 छंद थे, जिनमें कुल 108 शब्द थे। तांग घाटी से सूर्योदय विश्व भर में विचरण करते हुए, दुनिया पर प्रकाश फैलाते हुए, शानदार, गौरवशाली, भव्य चमक, फुसांग, एक पौराणिक वृक्ष या पूर्व की एक रहस्यमय भूमि से 10 सूर्य उदय होते हैं जो शुद्ध ज्ञान के स्वामी हैं। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट न होने के बावजूद इन्हें पढ़ने में एक रहस्यमय आकर्षण था। ये आकर्षक लगते थे और इन्हें पढ़ना सहज था। ये यून ने इसे लगातार 10 से अधिक बार पढ़ा। जितना अधिक वह पढ़ता गया, उतने ही अधिक विचार उसके मन में आते गए। उन्हें ऐसा लगा मानो वे शब्द जीवंत हो उठे हों। प्रत्येक शब्द में एक आध्यात्मिक सार समाहित था। प्रत्येक प्रहार तलवार की तरह था, जिसकी तीक्ष्णता अतुलनीय थी। ये वाकई बहुत अच्छे से लिखा गया था। ये शब्द सूर्य की तस्वीर की तरह थे और केवल इसकी आकृति में ही एक अवर्णनीय अवधारणा समाहित थी जिसे धीरे धीरे समझने के लिए समय की आवश्यकता थी। उत्कृष्ट चित्रकला कौशल वाले एक सामान्य सुलेखक के लिए भी ऐसी मनमोहक रचना करना असंभव था। हालांकि ये यून सिद्धांतों और सूर्य के चित्र के संयुक्त अर्थ को पूरी तरह से नहीं समझ सका, लेकिन केवल सिद्धांतों को पढ़ने मात्र से ही उसे लगा कि उसके रक्त का प्रवाह तेज हो गया है। ऐसा लग रहा था मानो कोई सुखद और गर्म ऊर्जा उसकी अस्थि मज्जा में प्रवेश कर रही हो। अच्छा चित्र, अच्छा लेख और अच्छी लिखावट। ये यून इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि ताया पवित्र तकनीक ताया दिव्य साम्राज्य की आधारशिला थी।
ये युन ने पहले जो साधना तकनीकें देखी थी उनसे इसकी तुलना करने पर वे चमकीली चांदनी के सामने जुगनू की तरह थी। ये युन ने ताया पवित्र तकनीक को बड़े चाव से पढ़ा और 108 शब्दों में छिपे आकर्षण को समझने की कोशिश की। ताया पवित्र तकनीक व्यापक और गहन थी। ये युन इसके कई पहलुओं को समझने में असमर्थ था। पता ही नहीं चला और एक दिन बीत गया। सूरज डूबने तक ये युन ने गहरी सांस ली। दिन कितनी जल्दी बीत गया। ताया पवित्र तकनीक वाकई बहुत कठिन है। इसे खुद से समझने की कोशिश करने पर मैं अटक जाऊंगा। मुझे एक शिक्षक की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। ये युन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। ताया दिव्य नगरी में कई शक्तिशाली लोग रहते थे। ये लोग समय समय पर शिक्षण कक्षाएं आयोजित करते थे। निर्धारित ड्रैगन स्केल रूल्स का भुगतान करने पर ही कोई व्यक्ति कक्षा में भाग ले सकता था। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत धनी होता तो वह पर्याप्त यश अंक देकर किसी ज्ञानी बुजुर्ग से व्यक्तिगत सलाह भी प्राप्त कर सकता था। बेशक आम आदमी इतना खर्चीला नहीं होता। किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेना अच्छा हो सकता है, लेकिन उस पर यश अंक खर्च करना कई लोगों को इस बारे में अच्छी तरह सोचने पर मजबूर कर देगा। जब ये युन ताया दिव्य नगरी लौटी तब तक अंधेरा हो चुका था और वहां किसी भी शक्तिशाली विशेषज्ञ द्वारा कोई पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा था। लेकिन ये ठीक था। ये युन 10,000 पैगोडा गया और वहां से एक विजुअल एरे डिस्क किराए पर ली। इस एरे डिस्क में 4 साल पहले ताया डिवाइन सिटी में एक विशेषज्ञ द्वारा कुछ प्रतिभाशाली छात्रों को ताया पवित्र तकनीक सिखाने का दृश्य रिकॉर्ड किया गया था। और दिव्य नगरी के ये प्रतिभाशाली लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। उनमें से एक किन हाउटियन स्वर्ग और पृथ्वी दोनों रैंकिंग में वर्तमान में पहले स्थान पर थे। इस पाठ को विस्तार से पढ़ाया गया था, इसलिए यह एक क्लासिक बन गया। छात्र उच्च कोटि के थे, इसलिए पाठ की सामग्री को कई दृश्य डिस्क सरणियों में रूपांतरित किया गया। फिर इन्हें 10,000 पैगोडा में किराए पर दिया गया और बेचा गया। लगातार 4 वर्षों तक इस डिस्क एरे सेट की बिक्री शानदार रही। जिन्हें ताया पवित्र तकनीक सीखने का मौका मिला वे इसे बिल्कुल भी नहीं चुकेंगे। जिन लोगों को ताया पवित्र तकनीक सीखने का अवसर नहीं मिला वे भी जिज्ञासावश इसे किराए पर लेते थे। आखिरकार इस डिस्क एरे का किराया सस्ता था। खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए कई लोग इसे देख रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद उनकी किस्मत चमक जाए। बेशक उन्हें इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार ताया पवित्र तकनीक बहुत कठिन थी। यहाँ तक कि जिनके पास साधना तकनीक का जेड स्क्रॉल है वे भी शायद इसे पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे। उनके लिए तो यह और भी मुश्किल हो जाएगा जिनके पास वह नहीं है। कक्षा में सुनकर ही यह और भी कठिन लगने लगा। 4 साल पहले का एक सबक। डिस्क एरे को देखना, हालांकि यह वहां मौजूद होने जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए उसने अपने हाथों में मौजूद डिस्क एरे के साथ खेलना शुरू कर दिया। डिस्क एरे का मूल भाग एक उत्कृष्ट मायावी एरे था। यह अतीत में घटित दृश्यों को रिकॉर्ड कर सकता था। वीरान अस्थि अवशेषों की शक्ति से यह छवियों को 100 वर्षों तक संग्रहित कर सकता था। इसमें कुछ युवांची डालने पर यही उनको अचानक डिस्क एरे से दृश्य दिखाई देने लगे। सबसे पहले उसने एक काले लिबादे में लिपटे हुए आदमी को देखा। काले लिबादे में लिपटा यह आदमी दुबला पतला था और उसके चेहरे पर 3 समानांतर रेखाएं थी जो एक चौंकाने वाला निशान बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी निर्जन जानवर के पंजों ने खरोंच दिया हो। ये वही है। ये युन हैरान रह गया। काले लिबादे वाला यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही कानून प्रवर्तक था जो उसे एल्डर जियांगे से मिलवाने लाया था। यह आदमी बहुत शक्तिशाली है। ताया दिव्य नगरी में बुजुर्गों के अलावा इस नकाबपोश व्यक्ति की शक्ति शायद सबसे ऊपर है। उद्धरण चिन्ह। ये युन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और पाठ में उपस्थित छात्रों की ओर देखा। वहां 4 पुरुष और एक महिला थी। युवकों में से एक ने सूती वस्त्र पहने हुए थे। उसकी भौहें नुकीली थीं और आंखें तारों की तरह चमकीली थीं। उसकी पीठ पर 2 तलवारें एक दूसरे को काटती हुई थीं। उसका पूरा व्यक्तित्व तलवार की तरह था और उसके चारों ओर एक बेहद दमनकारी आभा थी। किन हाउटियन। ये युन की आंखें चमक उठी। वह किन हाउतियान से परिचित नहीं था, लेकिन उसने किन हाउतियान की कुछ खास विशेषताओं के बारे में सुना था। उसका हथियार 2 तलवारें थीं, एक लंबी और एक छोटी, दोनों ही बेहद तेज। ये 4 साल पहले की किन हाउटियन थी। उस समय किन हाउटियन सिर्फ 13 साल की थी। किन हाउटियन के बगल में धनुष लिए एक युवक खड़ा था। वह लंबा और दुबला पतला था। उसकी आंखें संकरी लेकिन तेज थीं। क्या ये ली शियाओ हो सकता है? ये युन ने कुछ दिन पहले ली शियाओ का नाम सुना था। उस समय ये युन तीरंदाजी का अभ्यास करने के लिए शूटिंग रेंज में था। उसने कुछ सामान्य तीरों को बैंगनी टंगस्टन लक्ष्य को भेदते हुए देखा था। वे तीर ली शियाओ ने चलाए थे। जब ये युन ने डिस्क एरे उधार लिया तो उसने उसका परिचय पढ़ा था। उसमें लिखा था कि पाठ में उपस्थित 4 पुरुष और एक महिला स्वर्ग और पृथ्वी के शीर्ष स्तर के प्रभावशाली व्यक्ति थे। यह कोई संयोग नहीं था। ताया पवित्र तकनीक सीखने की योग्यता रखने वाले लोग सर्वोत्कृष्ट होने चाहिए थे। किन हाउटियन और ली शियाओ जैसे लोगों के अलावा अन्य लोगों को नकाबपोश व्यक्ति के व्याख्यान सुनने का कोई अधिकार नहीं था। ये लड़की, यह जरूर लुओ हुआर होगी। ये युन ने उन 5 लोगों में मौजूद इकलौती लड़की की तरफ देखा। 4 साल पहले लुओ हुआर दुबली पतली और आकर्षक थी। उसने लाल रंग की पोशाक पहनी थी और उसका चेहरा गुलाबी रंग का था। उसके गालों पर 2 डिंपल थे। जब वह मुस्कुराती थी तो उसकी आंखों में एक आध्यात्मिक अनुभूति होती थी। लुओ हुआर, किन हाउटियन, ली शियाओ और बाकी 2 लोग स्वर्ग और पृथ्वी के महानतम लोगों में से होंगे। वे दोनों भाई ही होंगे। उन्हें ताया जुड़वा नायकों के नाम से जाना जाता है। उनमें से कौन बड़ा है यह मुझे नहीं पता। ये युन मन ही मन कुछ बुदबुदाया और इसी समय लबादौड़े हुए व्यक्ति ने पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपनी गहरी लेकिन कर्कश आवाज में ताया पवित्र तकनीक के सिद्धांतों का पाठ किया। तांग घाटी से सूर्योदय, दुनिया भर में विचरण, दुनिया पर प्रकाश फैलाना, शानदार, गौरवशाली, भव्य चमक।
लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति की आवाज मधुर नहीं थी, लेकिन जब उसने ताए पवित्र तकनीक के सिद्धांतों को पढ़ा तो उसमें एक विशेष आकर्षण था। ये यून मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकी। ताए पवित्र तकनीक में लिखे सिद्धांतों की एक अवधारणा थी, लेकिन क्या इसे इतने विशेष तरीके से पढ़ा जा सकता था? बस इसी से ये यून को पता चल गया कि लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति ने ताए पवित्र तकनीक को बहुत उच्च स्तर तक सीख लिया था। अनजाने में ही ये यून को ऐसा महसूस हुआ मानो वह 4 साल पहले के किन्हाउटियन और लुओहुओ एयर के बगल में बैठा हो और उस लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति की शिक्षाओं को सुन रहा हो। ताए पवित्र तकनीक सीखने का सबसे कठिन हिस्सा दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा को संघनित करना है। जब ताए दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट ताए पवित्र तकनीक की व्याख्या कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा को संघनित कर सकता है वही ताए पवित्र तकनीक का अभ्यास करने के योग्य होगा। यदि नहीं तो बेहतर होगा कि आप अभ्यास की तकनीक बदल लें। हो सकता है कि ताए पवित्र तकनीक आपके लिए उपयुक्त न हो। ताए पवित्र तकनीक सीखने वाले हर 5 लोगों में से शायद एक भी ऐसा न हो जो दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा को संघनित कर सके। उद्धरण चिन्ह। काले लिबादे वाले व्यक्ति की बातों से ही यून चौंक गया। हालांकि 5 में से 1 का अनुपात कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं थी, फिर भी यह याद रखना जरूरी था कि ताए पवित्र तकनीक सीखने वाले लोग सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे लोगों में भी असफल होने की संभावना 5 में से 4 होती है। आप में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी मैं सराहना करता हूं। आप द्वितीय वर्ष के उन पहले बैच के प्रशिक्षु हैं जो ताए पवित्र तकनीक सीख रहे हैं। मेरी आप सभी से यही अपेक्षा है कि आप दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा को संघनित करें। मुझे निराश मत करना। अध्याय 207 सूर्य का चित्र। काले लिबादे वाले व्यक्ति ने किन्हाउटियन और उसके साथियों को सिखाना शुरू किया। लहजे में बदलाव लाते हुए उसने कहा, तेजस्वी सूर्य ऊर्जा के विभिन्न स्तर होते हैं। मेरे पास जो तेजस्वी सूर्य ऊर्जा है वह 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे के समान है। ये कहते हुए काले लिबादे वाले व्यक्ति ने अपनी बाहें फैला दी। उसका शरीर चटकने लगा और अचानक जलती हुई लौ की तरह उसके शरीर से एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह एक उठती हुई ऊर्जा थी जो हवा में उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो उस क्षण लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति का शरीर सूर्य में परिवर्तित हो गया हो और वह अत्यंत गर्म हो गया हो। कितना शक्तिशाली! ये यून हैरान रह गया। एक दृश्य सरणी डिस्क को देखते हुए भी उसे अपने ऊपर जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। अगर वह स्वयं वहां होता तो यह अनुभूति और भी तीव्र होती। ये यून को काले लिबादे वाले व्यक्ति के पीछे उमड़ रही प्रचंड सूर्य ऊर्जा में एक सुनहरे कौवे की धुंधली सी छवि दिखाई दी। इस सुनहरे कौवे के 3 पंजे थे और उसके पंख फैले हुए थे जिनसे ज्वालाएं निकल रही थीं। क्या ये गोल्डन क्रो रेडियंट सन की हुई थी? ये यून ने किन्हाउटियन और उसके साथियों की ओर देखा। उसने पाया कि वे सभी बहुत दूर हट गए थे। वे नकाबपोश व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित प्रज्वलित सूर्य ऊर्जा के दबाव को सहन नहीं कर सके। एक पल में लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति ने अपनी प्रज्वलित सूर्य ऊर्जा वापस ले ली। ये कहा जा सकता है कि उस पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। भयानक! किन्हाउटियन की आंखें चमक उठीं। ये ताकत वाकई मनमोहक थी। अब आप सभी ने ताए पवित्र तकनीक का अभ्यास शुरू किया है। दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा को संघनित कर पाना वाकई अद्भुत होगा। यदि आप में प्रतिभा है तो आप दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा को मायावी छवि में रूपांतरित कर सकते हैं। यदि आप घाटियों का निर्माण कर सकते हैं तो वह तांग घाटी की दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा होगी। इस स्तर तक पहुंचने पर यह कहा जा सकता है कि आपकी प्रतिभा अद्भुत है। तांग घाटी का स्तर। ये यून ने मन ही मन कहा। तांग घाटी से सूर्योदय, दुनिया भर में विचरण। तांग घाटी वह पौराणिक स्थान है जहां से सूर्योदय होता था। सूर्य तांग घाटी से उगता था और आकाश में विचरण करते हुए पूरी दुनिया में घूमता था। इसलिए ये शब्द है तांग घाटी से सूर्योदय, दुनिया भर में भ्रमण। तांग घाटी ही दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा का प्रारंभिक चरण था। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल होता है। सबसे पहले आपको सूर्य की इस छवि को याद रखना होगा। अब अपनी युआनची का उपयोग करके इस छवि को अपनी आत्मा में उतारें। जब आप सूर्य की छवि को पूरी तरह से, भले ही उसमें थोड़ी सी भी चमक हो, उतार सके, तब आप ताए पवित्र तकनीक के पहले खंड की छोटी सफलता की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। जो लोग ताए पवित्र तकनीक को पूरी तरह से सीख लेते हैं उनकी आत्मा में सूर्य की एक शाश्वत छवि बन जाती है जो अत्यंत सजीव प्रतीत होती है। यही ताए पवित्र तकनीक सीखने का आधार है। अपनी युआनची का उपयोग करके सूर्य का चित्र बनाना। किन्हाउटियन और उनके साथी चिंतन में लीन थे। कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ताए पवित्र तकनीक के पहले खंड में दिए गए सूर्य के चित्र को पुनः प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ये यून ने हल्की सी आह भरी। लबादा उड़े हुए व्यक्ति की सलाह से ये यून को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बड़ी सफलता मिल गई हो। युआनची को नियंत्रित करना। ये यून ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से बैंगनी क्रिस्टल से संपर्क स्थापित किया। जल्द ही उसने अपने शरीर के भीतर युआनची को इस प्रकार नियंत्रित करना शुरू कर दिया मानो वह अपनी उंगली का उपयोग कर रहा हो। ये यून के लिए ऊर्जा और युआनची को नियंत्रित करना बेहद आसान था। मुश्किल नहीं लगता। ये यून ने ताए पवित्र तकनीक के अनुसार सूर्य का चित्र बनाना शुरू किया। पहले रूपरेखा दिखी, फिर सूरज की रोशनी, फिर आग की लपटें। युआन क्यूई से छवियों की परत दर परत खींची गई जिससे इसे एक सुंदर जलरंग कलाकृति का आभास हुआ। लेकिन विजुअल एरे डिस्क में मौजूद किन्हाउटियन, ली शियाओ और ताए जुड़वा नायकों के कियाओ भाइयों के विचार बिल्कुल अलग थे। उनके नियंत्रण में मौजूद ऊर्जा कभी बहुत हल्की होती थी तो कभी बहुत भारी। ऊर्जा के नियंत्रण को नजरअंदाज करते हुए जरा हाथ से चित्र बनाने के बारे में सोचिए। आपके मन में कोई विचार हो सकता है, लेकिन जो चित्र बनेगा वह आपके विचार से अलग दिखेगा। यहाँ तक कि आम लोगों को भी बिना स्केल के सीधी रेखा खींचना मुश्किल लगेगा। इस समय किन्हाउटियन और उसके साथियों के माथे पर पसीने की बूंदें थीं और वे भौहें चढ़ाए हुए थे। सूर्य का चित्र बनाना अत्यंत कठिन था। बार बार असफल होने के बावजूद उन्होंने फिर से प्रयास किया।
असफलता का मतलब था एक और मौका। इन लोगों की आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपने दुश्मन को मारने के लिए स्वर्ग पृथ्वी युवांशी को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं था, लेकिन स्वर्ग पृथ्वी युवांशी को नियंत्रित करके उसे आकर्षित करना उन्हें बहुत थका देने वाला लगा। एक पल की लापरवाही से उनके द्वारा स्थापित स्वर्ग पृथ्वी युवांशी आसानी से बिखर सकती थी। कठिन, बहुत कठिन। किन हाउटियन ने अपना पसीना पोंछा। हालांकि वह जानता था कि यह कदम बेहद महत्वपूर्ण था। दरअसल ताया पवित्र तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण बात यही अवधारणा थी। ताया पवित्र तकनीक की अवधारणा को एक बार में समझना व्यवहारिक नहीं था, लेकिन एक कहावत थी, किसी किताब को 100 बार पढ़ो, उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। किसी भी गूढ़ विषय पर लिखी गई पुस्तक को भी कई बार पढ़ने और लिखने के बाद समझा जा सकता है। ताया पवित्र तकनीक भी वैसी ही थी। यदि कोई अपने शरीर का उपयोग करके सूर्य की आकृति की नकल कर सके और फिर उन 108 शब्दों की नकल कर सके जिनसे सिद्धांत बने हैं, जिनमें से प्रत्येक शब्द में अवधारणाएं समाहित हैं, तो वह ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास करके एक महान अवस्था प्राप्त कर सकता है। किन हाउटियन और उनके साथियों में सबसे ज्यादा निश्चिंत रहने वाली व्यक्ति लुओ हुआर थी। एक निर्जन स्वर्ग स्वामी के रूप में लुओ हुआर की आध्यात्मिक ऊर्जा किन हाउटियन और बाकी लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी, लेकिन फिर भी लुओ हुआर ने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ ली और उसके गाल लाल हो गए। सेकंड मिनटों में बदल गए। किन हाउटियन और उनके साथी चित्र बनाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। हालांकि ये यून ने लगभग आधा चित्र पूरा कर लिया था। अब तक ये यून को अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण खोने की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। कुछ ही कमियां थी जो पूरी तरह से सही नहीं थी। लबादा उड़े हुए व्यक्ति ने फिर से समझाना शुरू किया। उन्होंने चित्र बनाने की तकनीक सिखाए और साथ ही ताया पवित्र तकनीक की अवधारणा भी समझाए। आपको सूर्य के इस चित्र को देखने के लिए अपने हृदय का उपयोग करना होगा। यह प्रक्रिया बहुत नीरस है, लेकिन यही आधार है। एक बार आधार अच्छी तरह से स्थापित हो जाने पर भविष्य में जब आप ताया पवित्र तकनीक में महारत हासिल करेंगे तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप सबने अभी शुरुआत ही की है। अगर आप पहले दिन में इसका 5% भी पूरा कर लेते हैं तो यह अच्छा माना जाएगा। अगर आप 10% पूरा कर लेते हैं तो आप वाकई प्रतिभाशाली हैं। नकाबपोश व्यक्ति ने किन हाउटियन और उसके साथियों का हौसला बढ़ाया, लेकिन उस समय तक ही 59% काम पूरा कर चुका था। वह नकाबपोश व्यक्ति द्वारा बताए गए प्रतिभाशाली से 6 गुना बेहतर था। ये नतीजे तो बिल्कुल हास्यास्पद थे, लेकिन फिर भी ये यून ने ढिलाई नहीं बरती। वह पूरी तरह से चित्र बनाने में मग्न था। जब वह 65% तक पहुंच गया तब जाकर ये यून को आखिरकार कठिनाई महसूस हुई। हालांकि यह मुश्किल था, फिर भी ये यून उत्साहित महसूस कर रही थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जैसे ही वह चित्र बनाने का प्रयास कर रहा था, उसके शरीर में स्वर्ग पृथ्वी युवांशी तेजी से प्रवाहित हो रही थी। उसके द्वारा अवशोषित स्वर्ग बैंगनी यान जिनसेन ऊर्जा अब स्वतः ही चित्र में प्रवेश कर रही थी, धीरे धीरे चित्र का हिस्सा बन रही थी। स्वर्ग बैंगनी यान जिनसेन की ऊर्जा शुद्ध यान की हुई थी। ये ताया पवित्र तकनीक का पूरक था। अतीत में ये यून ने वाइल्डनेस डिवाइन हॉल और 60वें जड़ी बूटी पर्वत से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा अवशोषित की थी, लेकिन साधना तकनीक के अभाव में ये उनका शरीर सारी ऊर्जा को धारण नहीं कर सका। समय बीतने के साथ ये यून द्वारा अवशोषित ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। लेकिन अब स्थिति अलग थी। ये यून के मन में बनी तस्वीर एक ऊर्जा भंडार की तरह थी। इसमें ये यून द्वारा अवशोषित सारी ऊर्जा समाहित थी और यह ऊर्जा कुछ निश्चित नियमों के अनुसार प्रवाहित होती थी, जिससे ये यून का साधना स्तर अदृश्य रूप से मजबूत होता जा रहा था। ये यून ने अभी तक ताया पवित्र तकनीक के पहले खंड में पूरी तरह महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन उसे इससे पहले ही कई लाभ मिल चुके थे। भला वह उत्साहित क्यों न होता। जब वह ताया पवित्र तकनीक चित्र को पूरा करने के लगभग 70% करीब था तो ये यून को अपने शरीर में भूख लगने लगी। ये यून को लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं हुआ था। यह उसके शरीर की ऊर्जा की प्यास थी। इस प्रकार इसका मतलब यह था कि ये यून की साधना का स्तर एक बार फिर बढ़ने वाला था। शुद्ध यांग शक्ति ताया पवित्र तकनीक के लिए सबसे उपयुक्त है। काश एक और स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन होता, ये यून ने मन ही मन कहा। उसने स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन सौंप दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी वाइल्डनेस डिवाइन हॉल तो था ही। स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन सौंपने के बाद ये यून ने 10,000 ड्रैगन स्केल रून्स और 3 ग्लोरी पॉइंट अर्जित किए थे, लेकिन ताया पवित्र तकनीक के लिए इनमें से कुछ का आदान प्रदान करने के बाद उसने पूरे 10,000 ड्रैगन स्केल रून्स खर्च कर दिए और उसके पास केवल एक ग्लोरी पॉइंट बचा था। लेकिन ये यून ने ब्लड यांग फ्लावर सौंपने के बदले में लगभग 2000 ड्रैगन स्केल रून्स प्राप्त कर लिए। वांग और बाल्डिकिन से प्राप्त 2 घंटे के वाइल्डनेस डिवाइन हॉल साधना समय पुरस्कार के साथ ये यून 6 घंटे से अधिक समय तक वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में प्रवेश कर सकता था। ये यून ने पहले ही तय कर लिया था कि जब वह चित्र बनाने की अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा तो वह वन्य दिव्य हॉल में जाकर पेट भर खाना खाएगा। इस प्रकार ये यून ने पूरी रात सूर्य का चित्र बनाने में बिताए। सुबह सुबह ही ये यून थका हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। इस समय तक उनकी तस्वीर 70% पूरी हो चुकी थी। इस समय ये यून के पास इसमें और कुछ जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। 2 घंटे ध्यान करने के बाद उन्होंने अपनी अवस्था को सामान्य कर लिया। इसके बाद वे सीधे वाइल्डनेस डिवाइन हॉल चले गए। वाइल्डनेस डिवाइन हॉल की रखवाली करने वाला व्यक्ति वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा था जिसने ये उनके साथ हाथापाई की थी। ये बूढ़ा व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए था और उसकी भौहों के बीच एक लाल रत्न जड़ा हुआ था। तुम फिर आ गए। बूढ़ा आदमी शतरंज के बोर्ड के सामने कुर्सी पर बैठा था। वह खुद से ही खेल रहा था। ये यून को देखकर उसने सहजता से उसका अभिवादन किया, मानो वह ये यून को बहुत अच्छी तरह जानता हो और उसे अजनबी न समझता हो। वरिष्ठ, ये कनिष्ठ एक ऐसी आदिम प्रजाति का चयन करना चाहता है जिसमें शुद्ध यांग शक्ति हो। क्या ऐसी कोई प्रजाति मौजूद है?
शुद्ध यांग शक्ति। बूढ़े व्यक्ति ने ये यून को विचारशील दृष्टि से देखा। उसने धीरे से शतरंज का मोहरा नीचे रख दिया। हे बच्चे, मैंने सुना है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है और तुमने एक प्राचीन जड़ी बूटी चुनी है। कैसा रहा? क्या तुमने उसे तय पवित्र तकनीक के बदले में प्राप्त किया? उस बूढ़े व्यक्ति ने आसानी से समझ लिया कि ये यून को शुद्ध यांग शक्ति क्यों चाहिए थी। ये यून ने अपनी नाक छुई। बदकिस्मती, ये 3 शब्द सुनकर वह अवाक रह गया। उसने कहा, मेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी ताकत लगानी पड़ी। उद्धरण चिन्ह। ये यून के इस तरह के जोर देने के तरीके से लोगों को लगा कि वह युवा और जल्दबाज है। इस वजह से लोगों का शक कम हो गया। तुम नौजवानों में तो वाकई बहुत महत्वाकांक्षा है। इतनी कम उम्र में ही तय पवित्र तकनीक सीखना शुरू कर दिया है। इसे सीखना आसान नहीं है, अगर समझ ना आए तो रोना मत। बूढ़े व्यक्ति का व्यवहार अनुचित था, लेकिन फिर भी उसने ये यून के प्रश्न का उत्तर दिया। यदि तुम शुद्ध यांग शक्ति का अनुभव करना चाहते हो तो हॉल 6 में जाओ। वहां तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। अध्याय 208, इंद्रधनुषी रक्तपंख। वाइल्डनेस डिवाइन हॉल के दरवाजे से एक तेज रोशनी निकली और ये यून प्रकाश से घिर गया और अगले ही पल वह वाइल्डनेस डिवाइन हॉल 6 में टेलीपोर्ट हो गया। गर्म। ये यून की पहली प्रतिक्रिया थी। कमरे का तापमान उबलने के कगार पर था। अगर कोई साधारण इंसान यहाँ प्रवेश करता तो वह पल भर में भाप बन जाता। हॉल के बीचों बीच खून जैसे लाल रंग की एक मूर्ति थी। यह मूर्ति एक विशाल अग्नि पक्षी की थी। अग्नि पक्षी ने अपने पंख फैला रखे थे, ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश में चीखना चाहता हो। उसके पंख, जो ग्रेट यान सोने में डूबे हुए थे, जलती हुई लेप्टो की तरह दिख रहे थे। ग्रेट यान सोना मूल रूप से काले रंग का होता है, लेकिन जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो यह एक गहरी सुनहरी चमक को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन छठे हॉल के अंदर स्थित यह विशाल यान स्वर्ण प्रतिमा रक्त लाल रंग की दिख रही थी। इसका कारण ये था कि अग्नि पक्षी की शुद्ध यांग ऊर्जा लंबे समय तक विशाल यांग स्वर्ण में समाहित रही और अंततः इसका रंग ऐसा हो गया। ताया दिव्य नगर के संस्थापक नगर स्वामी ने इसे बहुत सोच विचार करके चुना होगा। 3 पैरों वाले प्राचीन स्वर्ण कौवे की मूल प्रजाति का होना। ये यून ने इस पर विचार किया। इस अग्नि पक्षी का नाम इंद्रधनुषी रक्तपंख था। ताया दिव्य नगरी, जो ताया दिव्य साम्राज्य का प्रतीक है, उसके वन्य दिव्य हॉल में शुद्ध यांग आदिम प्रजाति का कोई अंश कैसे नहीं हो सकता था। यदि इसमें यह नहीं होता तो आने वाली पीढ़ियों को ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास करने में कठिनाई होती। जब ताया दिव्य नगर के संस्थापक नगर स्वामी ने वाइल्डनेस डिवाइन हॉल का निर्माण किया था, तब उन्होंने शुद्ध यांग रेनबो ब्लड फेदर का पीछा करते हुए आधे दिव्य जंगल को पार किया था। जब वाइल्डनेस डिवाइन हॉल का निर्माण हुआ तो रेनबो ब्लड फेदर को हॉल 6 में स्थापित किया गया। हॉल में शुद्ध यांगची को एकत्रित करने वाली संरचनाएं अंकित थीं। इसी कारण हॉल 6 लाखों वर्षों से उच्च तापमान पर बना हुआ है। रेनबो ब्लड फेदर के जितना करीब जाया जाता था, तापमान उतना ही अधिक होता जाता था। रेनबो ब्लड फेदर के नीचे की टाइलें लाल रंग में पक गई थीं। कई वर्षों के दौरान टाइलों में मौजूद सभी अशुद्धियां जलकर नष्ट हो गई थीं। यहाँ तक कि टाइलों को भी खजाना माना जाता था। इंद्रधनुषी रक्तपंख। ये यून ने उस विशालकाय अग्नि पक्षी की मूर्ति को देखा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो ऊर्जा और दबाव की लहरें सुनामी की तरह उसकी ओर बढ़ रही हो। उसके शरीर में रक्त का प्रवाह तेजी से होने लगा। रेनबो ब्लड फेदर की शुद्ध यांग ऊर्जा हेवन पर्पल यांग जिनसेन से कहीं बेहतर थी। ये यून की आध्यात्मिक ऊर्जा का बैंगनी क्रिस्टल से संपर्क स्थापित हुआ। उसके दर्शन में यह एक धधकते लाल रंग का दृश्य था। स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन को आत्मसात करने के बाद से ये उनकी मानसिक शक्तियां बढ़ गई थीं। स्वर्ग की आंख बनाने के बाद बैंगनी क्रिस्टल पर उसका नियंत्रण भी बढ़ गया था। अब ये यून आसानी से बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके ग्रेट यान सोने के माध्यम से आदिम प्रजाति की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। जल्द ही ऊर्जा का पहला पिंड ये यून की ओर उड़ गया। ऊर्जा का ये पिंड कबूतर के अंडे के आकार का था। इसके अंदर एक छोटा प्यारा सा अग्नि पक्षी था। यह अग्नि पक्षी बिल्कुल इंद्रधनुषी रक्तपंख जैसा दिखता था। इसका हर पंख सजीव प्रतीत होता था और स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। ये यून ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसके बाद उसने अपना मुंह खोला और ऊर्जा के उस गोले को निगलना शुरू कर दिया। अचानक ये यून ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि शुद्ध यांग ऊर्जा उसके अंगों में प्रवाहित हो रही है। ये यून ने इस ऊर्जा को कुशलतापूर्वक नियंत्रित किया और अपने शरीर में एक पूर्ण परिसंचरण के साथ ऊर्जा सूर्य के आकार में समाहित हो गई। अपने शरीर में सूर्य की छवि होने से ये यून की ऊर्जा धारण करने और नियंत्रित करने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई। यदि ये यून के शरीर को जल भंडार कहा जाए तो स्वर्ग पृथ्वी युवांची उसमें जल के समान है। अब ताया पवित्र तकनीक सीखने के बाद ये यून का जल भंडार और गहरा हो गया है, जिससे वह ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से अवशोषित कर सकता है और भंडार को फिर से भर सकता है। शुद्ध यांग ऊर्जा के लगातार कण ये यून की ओर उड़ते हुए आ रहे थे। इंद्रधनुषी रक्तपंख एक आदिम प्रजाति होने के नाते शुद्धता के मामले में स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन से किसी भी तरह कमतर नहीं था। लाखों वर्षों तक महान यांग सोने और शुद्ध यांग सरणी से गुजरने के बाद इसकी ऊर्जा गुणवत्ता स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन से कहीं बेहतर थी। बेशक ये उनको स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसेन को अवशोषित करने से जो सबसे बड़ा लाभ मिला वह स्वयं ऊर्जा नहीं थी, बल्कि उसकी स्वर्ग की आंख थी, जिसका निर्माण उसने उसी ऊर्जा का उपयोग करके किया था। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। अगले 2 घंटों में ये यून ने स्वयं को शुद्ध आदिम प्रजाति की ऊर्जा को आत्मसात करने में समर्पित कर दिया। जैसे जैसे उनकी आत्मा में सूर्य की छवि अधिकाधिक पूर्ण होती गई, ये उनकी ताया पवित्र तकनीक की समझ भी गहरी होती गई। ... दिन रात ये यून साधना के लिए समय निकालता था। वन्य दिव्य हॉल में मौजूद शुद्ध यांग ऊर्जा को ग्रहण करके वह धीरे धीरे अपने मन में सूर्य की छवि की नकल करता गया। ऐसा करने से ये यून की साधना का स्तर भी मजबूत होता गया। सूर्य की छवि धीरे धीरे पूर्ण होती गई।
ये 70% से 75%, फिर 85% और अंत में 90% तक पहुंच गई। इन दिनों ये यून का दांतियान जलती हुई लौ के समान था। धीरे धीरे उसकी साधना का स्तर बैंगनी रक्त के मध्य चरणों के शिखर पर पहुंच गया था और वह बैंगनी रक्त के अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इस समय तक ये यून ने वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में अपनी शेष साधना का सारा समय समाप्त कर लिया था। बस थोड़ा और अधिक। ये यून के मन में सूर्य की छवि लगभग पूर्ण हो चुकी थी। यदि वह इस समय वन्य दिव्य हॉल में प्रवेश नहीं कर पाता तो यह खेदजनक होता। सूर्य की अपनी तस्वीर पूरी करने के लिए उसे वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में साधना के लिए केवल 6 घंटे और चाहिए थे। ये यून ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। अगर वह ड्रैगन स्केल रून्स कमाने के लिए जड़ी बूटियां चुनता तो यह बहुत धीमा होता। 3000 ड्रैगन स्केल रून्स कमाने के लिए उसे कम से कम 7-8 दिन और जड़ी बूटियां चुननी पड़ती। उसके बाद वह ताया पवित्र तकनीक का पहला चरण एक बार में पूरा नहीं कर पाता। अगर वह 7-8 दिन बाद भी जारी रखता तो उसकी गति धीमी हो जाती और बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद हो जाती। बिल्कुल, ये यून के दिमाग में अचानक एक शानदार विचार आया। उसने एक आसान उपाय सोच लिया। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? फिर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ... ताया दिव्य शहर के केंद्रीय चौक में 10,000 पैगोडा के पीछे एक साधारण सी इमारत थी। यह इमारत 30 मीटर ऊंची थी और बाहर से देखने पर साधारण सी लगती थी, लेकिन यह इमारत कई किसानों के लिए दर्दनाक यादें समेटे हुए थी। यह ताया डिवाइन सिटी का बैंक था। यह साधकों को ऋण और गिरवी रखने की सेवाएं प्रदान करता था। ऋण पर ब्याज दरें असामान्य रूप से अधिक थीं। नौसिखियों को 12% की मासिक ब्याज दर चुकानी पड़ती थी, जबकि पुराने ग्राहकों को 15% की मासिक ब्याज दर चुकानी पड़ती थी। उस समय जब झाओ किनचेन को ये यून से मदद मांगनी पड़ी तो इसका कारण उस बैंक से लिया गया उच्च ब्याज वाला ऋण था। वह राशि कुछ 10 ड्रैगन स्केल रून्स के बराबर थी। ये यून ने वह राशि वापस नहीं मांगी क्योंकि झाओ किनचेन ने उसकी काफी मदद की थी। ये यून बैंक से पैसे उधार लेने आया था। वह 3000 ड्रैगन स्केल रून्स उधार लेना चाहता था और 1 महीने में उसे लौटाना चाहता था। उसे केवल 360 ड्रैगन स्केल रून्स ब्याज के रूप में देने थे। ये यून के लिए ये कुछ भी नहीं था। बैंक की ऋण प्रक्रिया जटिल नहीं थी। हालांकि ये यून नौसिखिया था, लेकिन उसके पास पहले से ही बड़ी संख्या में ड्रैगन स्केल रून्स थे, इसलिए उसकी ऋण सीमा अधिक थी। ताया डिवाइन सिटी के विभिन्न नियमों के अनुसार ये यून की ऋण सीमा 5000 थी। ये यून ने केवल 3000 उधार लेने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वह बैंक में दाखिल हुआ तो उसका सामना साधकों के एक अजीब समूह से हुआ। बैंक के अंदर 4 युवक थे। उन्होंने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। उनके शरीर की बनावट दिलचस्प थी। एक लंबा था, दूसरा छोटा, तीसरा मोटा और चौथा पतला। वे चारों एक साथ खड़े होकर कद और वजन का एक सेट पूरा कर रहे थे। इससे एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो रही थी। मैनेजर, आपके हिसाब से इसे गिरवी रखकर कितने में बेचा जा सकता है? बहुत कम लोग बैंक के ब्याज दर पर कर्ज लेने की हिम्मत करते थे, और इन धनी युवा मालिकों के लिए बैंक से कर्ज लेना बेहद शर्मनाक बात थी। इसलिए अगर उन्हें पैसे की जरूरत होती थी तो ज्यादातर समय वे दूसरा तरीका चुनते थे, जो कि गिरवी रखना होता था। कई युवा स्वामियों ने अपने खानदान से लाई हुई वस्तुओं को गिरवी रख दिया। दिव्य नगरी ऐसे व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने गिरवी रखी गई वस्तुओं का मूल्य काफी कम कर दिया। ताया डिवाइन सिटी में किसी वस्तु को गिरवी रखने पर आमतौर पर उसका मूल्य आधा हो जाता था, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कई युवा व्यापारी अब भी अपनी वस्तुएं गिरवी रखने आते थे क्योंकि ताया दिव्य नगरी में कई ऐसे संसाधन थे जो कहीं और नहीं मिल सकते थे। 500 ड्रैगन स्केल रून्स। गिरवी रखने वाले दफ्तर के प्रबंधक की मूंछें थीं। वह अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने एक छोटी सी फेल्ट की टोपी पहन रखी थी, जिससे वह एक आम व्यापारी जैसा दिखता था। वह आधी खुली आंखों से हर वस्तु को सरसरी तौर पर देखता था। कुछ ही सेकंड में वह वस्तुओं का मूल्यांकन करके उनकी कीमत बता देता था। बताई गई कीमत अंतिम होती थी और जो लोग इससे सहमत नहीं होते थे वे वस्तु न बेचने का विकल्प चुन सकते थे। 500, ये तो बहुत कम है। लंबा युवक परेशान हो गया, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं इसे गिरवी रख दूंगा। दूसरे भाई, चिंता मत करो, अभी हमें ड्रैगन स्केल रून्स की कमी है। इस वस्तु को गिरवी रखकर अगर तुम चाहो तो हम इसे भविष्य में वापस ले सकते हैं। चारों युवकों में से छोटे वाले ने कहा। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ सिर के ऊपर उठाकर लंबे युवक के कंधे पर थपथपाया। ऊंचाई में अंतर के कारण ये बहुत अजीब लग रहा था। अपनी चीजें गिरवी रखकर हम अगले महीने उस मूर्ख की उनके साथ शर्त लगाने के लिए ड्रैगन स्केल रून्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक 500 1000 में और 1000 2000 में बदल जाएंगे। देखते ही देखते हम सब कुछ वापस कमा लेंगे। उस छोटे कद के युवक ने बड़ी सहजता से कहा। उसके बगल में खड़ा मोटा युवक बोला, ठीक है। इस लड़के यीयुन ने हमारे होनदाव संगठन को अपमानित करने की हिम्मत की। उससे शुरुआत करना ही बेहतर है। भाइयों, ये लड़ाई हमारी यानी राजधानी के 4 महारथियों की ताया दिव्य नगर में हमारी पहली लड़ाई होगी। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि राजधानी के 4 महारथी का नाम प्रसिद्ध हो जाए। भविष्य में हम चारों ताया दिव्य नगर में प्रसिद्ध होंगे। इस पहली लड़ाई में हम यीयुन को अपना झंडा बनाएंगे। उस मोटे आदमी की बातों ने बाकी लोगों को उत्साहित कर दिया। राजधानी के 4 गुंडे सरदारों का ताया दिव्य शहर पर प्रभुत्व स्थापित करने की कल्पना करना वाकई रोमांचक था। इस समय उनसे कुछ ही दूरी पर यीयुन के चेहरे के भाव अजीब थे। इन चारों लोगों की बातों ने उसे असमंजस में डाल दिया था। उस मूर्ख यीयुन के साथ शर्त लगाए, क्या वे उसी के बारे में बात कर रहे थे? इससे यीयुन असमंजस में पड़ गया कि हंसे या रोए। वह समझ गया कि ये लोग होनदाव एसोसिएशन से हैं। वे बैंक से पैसे निकालने आए थे। हालांकि वे एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, इसलिए उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ सामान था। भविष्य में पैसा वापस न लौटा पाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था।
और उन्होंने अपनी चीजें गिरवी इसलिए रखी थी ताकि 1 महीने बाद होने वाले उनके साथ मुकाबले पर दांव लगा सके। नौसिखियों को ड्रैगन स्केल रून्स की ज्यादा कमाई नहीं होती थी, लेकिन उनके खर्चे बहुत ज्यादा होते थे। इसलिए स्वाभाविक था कि उनके पास जुआ खेलने के लिए ज्यादा ड्रैगन स्केल रून्स नहीं होते थे। और कई नौसिखियों के लिए 1 महीने बाद होने वाली लड़ाई ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित करने का उनका सबसे अच्छा अवसर होगा। ये यून की बात करें तो ताया दिव्य नगरी पहुंचकर उसने जड़ी बूटी चुनने का वह काम चुना जो सबसे कम सक्षम लोगों का होता था। बादल वनभूमि में रहने के कारण उसकी शारीरिक शक्ति अच्छी नहीं हो सकती थी। फिर भी उसने एक प्राचीन जड़ी बूटी चुनी जिससे उसकी कीमत काफी बढ़ गई। क्या वह बलि का पात्र बनने के लिए एकदम सही नहीं था? अध्याय 209 दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा। हम ये सब गिरवी रख देंगे, राजधानी के 4 दबंग सरदारों ने बेहिचक कहा और उन्होंने अपने साथ लाए सभी सामान मेज पर रख दिए। भाइयों, लगे रहो, हमारा लक्ष्य सिर्फ ये यून नहीं होगा। ये यून तो बस शुरुआत होगी। हम नौसिखियों की रैंकिंग में ऊपर चढ़ेंगे और सबको राजधानी के 4 दबंग सरदारों की ताकत दिखाएंगे। 4 लोगों के समूह में सबसे मोटे व्यक्ति ने समापन टिप्पणी दी। वह उन चारों में सबसे उम्रदराज था। इसी समय उसकी नजर कोने में पड़ी जब उसने दरवाजे के पास सूती कपड़े पहने एक युवक को उनकी ओर देखते हुए देखा। उसकी घूरती निगाहें बहुत अजीब थीं। फैटी को बुरा लगा, ये बच्चा उन्हें क्यों देख रहा था? क्या उसने कभी इतना सुंदर और भव्य समूह नहीं देखा था? तुम कौन हो? फैटी ने यून को घूर कर देखा। मैं, ओह, ये यून ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और भी अजीब सा चेहरा बनाया। मेरा नाम ये यून है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह ... चारों गुंडे सरदार ये यून को हैरानी से देखते रह गए, उनके मुंह खुले रह गए। वे ये यून के बारे में बात कर रहे थे और वह सचमुच उनके पीछे खड़ा था। आप ये यून हैं, तुम ही होंगाओ एसोसिएशन के खिलाफ जा रहे हो। 4 बुली लॉर्ड्स के लंबे सदस्य लॉफ्टी ने लापरवाही से एक खंजर निकाला और उसे अपने हाथ में घुमाने लगा। उसने बार बार खंजर को हवा में उछाला जिससे प्रकाश की चमक उत्पन्न हुई। एक नजर में ही पता चल जाता था कि यह खंजर कोई साधारण वस्तु नहीं थी। बच्चे, यहाँ किस लिए आए हो? कुछ गिरवी रखने आए हो? उन चारों ने ये यून को गौर से देखा। उनके चेहरों पर उपहास का भाव था। उन सभी को लगा कि ये यून यहाँ अपनी चीजें गिरवी रखकर नौसिखिए रैंकिंग के लिए दांव की रकम जुटाने आया है। ये यून ने कंधे उचकाते हुए कहा, कर्ज ले रही हूँ। जब वह ये कह रहा था तब तक ये यून ने अपना आयु भर दिया था। उसने इसे मैनेजर को सौंप दिया। योद्धाओं की दृष्टि बहुत तेज थी। एक नजर में ही वे देख सकते थे कि यून 3000 ड्रैगन स्केल रून्स का ऋण ले रहा था। तुरंत ही चारों दबंग सरदार थोड़े अचंभित हो गए। वह यहाँ गिरवी रखने नहीं बल्कि कर्ज लेने आया था। हाँ, अब सोचो तो सही, ये लड़का क्लाउड वाइल्डनेस का गवार है। गरीब है तो उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज कैसे हो सकती है? कर्ज लेना अच्छा है, जुए के लिए सूदखोर से कर्ज लेना तो वाकई फायदेमंद है। चारों गुंडे सरदारों ने सोचा कि यून सट्टेबाजी के लिए मंत्र उधार लेने आया है। उच्च ब्याज दरों के साथ जुए के लिए पैसा उधार लेना कई लोगों के लिए अस्वीकार्य था। कोई व्यक्ति अपना सब कुछ खो सकता था, यहाँ तक कि उसके पास कुछ भी न बचे। चारों गुंडे सरदारों में से मोटे आदमी ने उत्साह से अपनी ठुड्डी रगड़ी। ताया दिव्य नगरी में यदि कोई अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होता तो उसे सड़कों पर सोना पड़ता था। इसके अलावा कोई ताया दिव्य नगरी छोड़कर नहीं जा सकता था। वर्षों तक सड़कों पर रहना निश्चित रूप से रोचक अनुभव होता। ये यून को समझाने की कोई जरूरत नहीं लगी। उधार लेने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसने 3000 ड्रैगन स्केल रून्स लिए और फिर वाइल्डनेस डिवाइन हॉल की ओर दौड़ पड़ा। खेती बाड़ी करना बहुत उबाऊ काम था। अकेले रहना और अकेलेपन को सहना पड़ता था। मार्शल आर्ट के विशेषज्ञों के लिए 20-30 वर्षों तक एकांत में प्रशिक्षण लेना और 400-500 वर्षों तक बिना खाए पिए रहना बहुत आम बात थी। वे पूरी तरह से स्वर्ग पृथ्वी युवांची को अवशोषित करने और निर्जन अस्थि अवशेषों को खाने पर निर्भर रहते थे। अपनी नियति को स्वयं नियंत्रित करने के लिए 100 वर्षों के बाद धूल में न मिल जाने के लिए व्यक्ति को ऊब और अकेलेपन को सहन करना पड़ता था। ये यून ने शुद्ध यांग ऊर्जा को अवशोषित करने की अपनी साधना यात्रा शुरू की और उसने सूर्य का चित्र बनाना पूरा कर लिया। ये यून अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। बाद में उसने खुद को लगातार 3 दिनों तक अपने कमरे में बंद कर लिया। वह सोया नहीं, आराम नहीं किया, इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सुन्न हो गया था। ये यून के सामने 7-8 ज़ैड के पन्ने रखे थे। ये सादे पन्ने ये यून ने 10,000 पैगोडा से खरीदे थे। उसने अपनी युवांची शक्ति का उपयोग करके इन पन्नों पर सूर्य का चित्र उकेरा था। अब जब भी वह अपनी आंखें बंद करता उसके सामने सूर्य का चित्र प्रकट हो जाता। उसे सूर्य की हर एक आकृति स्पष्ट रूप से याद थी। वह न केवल अपनी आत्मा में लगातार इस चित्र को बनाता आ रहा था, बल्कि उसने इसे सैकड़ों बार ज़ैड की शिलाओं पर भी उकेरा था। लेकिन उसकी आत्मा में सूर्य की जो छवि थी वह केवल 99% ही पूर्ण थी। पूर्ण होने से पहले उसमें कुछ कमी थी। ये यून जानती थी कि इस आखिरी 1% में एक खास तरह का आकर्षण नहीं था, और यही आकर्षण सूर्य के पूरे चित्र का सार था। यह एक ऐसे चित्रित अजगर की तरह था जिसकी आंखें गायब थीं, लेकिन उस जादू की नकल नहीं की जा सकती थी। हालांकि ये यून का अपनी ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण था, फिर भी लगातार 3 दिनों तक ऐसा करने के बावजूद उसे कोई लाभ नहीं हुआ। सुबह के समय यून की आंखें लाल थीं। उसने अपना दरवाजा खोला और सड़क पर निकल गया। पूर्व दिशा में सूर्य एक धुंधली बैंगनी लौ की तरह उदय हुआ। ये यून ने अपनी आंखें सिकोड़कर क्षितिज से उगते सूर्य को देखा। तांग घाटी से सूर्योदय संसार भर में विचरण करते हुए, संसार पर प्रकाश फैलाते हुए, तेजस्वी शानदार चमकीला प्रकाश, फुसान से 10 सूर्य जो शुद्धयान के स्वामी हैं। ये यून ने ताया पवित्र तकनीक के सिद्धांतों का पाठ किया। सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त होता था, मानो वह कभी आकाश से नीचे न गिरे। वह इस दिव्य वन्यभूमि पर सदा के लिए चमकता रहेगा। लेकिन इसके विपरीत आम मनुष्यों का जीवनकाल काफी कम होता था।
सत्ता में रहने वाले, धन दौलत का आनंद लेने वाले और कई रखेले रखने वाले लोग भी कुछ दशकों बाद मिट्टी में मिल जाते थे। इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना और आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किया जाना अत्यंत कठिन था। यहाँ तक कि दिव्य राज्य के राजगुरुओं और बैरन का जीवनकाल भी कुछ 100 वर्षों का ही होता था। ताया दिव्य राज्य में तो यह एक नगण्य अस्तित्व था, पूरे विशाल निर्जन क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। कमजोर अस्तित्व वाले प्राणी अनंत संसार और समय के प्रवाह के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे। लेकिन ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो पतले रहना नहीं चाहेंगे। वे खोज करेंगे, आज से 10,000 साल बाद भविष्य कैसा होगा, 100,000 साल बाद क्या होगा, 10,000 साल बाद क्या होगा, क्या इस दुनिया का अंत भी होगा, महाद्वीप के अंत में क्या था, क्या समुद्र के उस पार भूमि का कोई और टुकड़ा था, क्या आकाश के ऊपर भी कोई आकाश था। ये लोग धीरे धीरे अपने भाग्य पर नियंत्रण पाना चाहेंगे। संतुलन की खोज में प्रकृति पर विजय प्राप्त करके वे दुनिया के समान स्तर पर अस्तित्व में आना चाहेंगे। ये यून भी ऐसी ही एक व्यक्ति थी। अतीत में उनके पास ऐसी कोई संभावना नहीं थी, अब ईश्वर ने उन्हें एक अवसर दिया था। परिणामस्वरूप वे इसे पूरी लगन से हासिल करना चाहते थे। वे मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचने का अनुभव करना चाहते थे। काम, शिखर, शाश्वत। कुआफू की एक किंवदंती थी जिसने सूर्य का पीछा किया था। कुआफू ने ये सब धन, शक्ति या सुंदरता के लिए नहीं किया। वह केवल ये जानना चाहता था कि सूर्य अस्त होने पर कहाँ जाता है, क्षितिज के छोर पर क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुआफू भीषण गर्मी और थकावट के कारण सूर्य तक नहीं पहुंच सका। वह प्यास सहन नहीं कर सका और उसने 2 नदियों का सारा पानी पी लिया, फिर भी रास्ते में ही प्यास से उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से कुआफू की मृत्यु हास्यास्पद प्रतीत होती है, लेकिन उनका उद्देश्य दुनिया को समझना और उस पर विजय प्राप्त करना था। उसी क्षण ये यून को अचानक ज्ञानोदय का अनुभव हुआ। उसने पूरब में उगते सूरज की ओर देखा। उसे बैंगनी रंग की गैस उठती हुई दिखाई दी। अपने थके हुए शरीर के बावजूद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल में समाहित कर दिया। इस बार उन्होंने ताया पवित्र तकनीक की जेड स्क्रॉल के अनुसार चित्र नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने असली सुबह के सूरज का इस्तेमाल किया। शुद्ध यान ची ऊर्जा ये यून के शरीर में प्रवाहित होने लगी। ऊर्जा की धाराएं आपस में गुंथने लगी। ये यून एक ऐसा ताबीज बना रहा था जो उसी का था। मनुष्यों की आकांक्षाएं, मार्शल आर्ट के मार्ग का शिखर, शाश्वत प्रकृति। जीवन में कुछ लक्ष्य और सपने होने चाहिए। अगर वे पूरे हो जाए तो क्या होगा। ये यून ने अपने पिछले जन्म में सुनी हुई बातों को दोहराया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर के भीतर मौजूद शुद्ध यांची ऊर्जा को नियंत्रित किया। अपनी भावना से उसने अंतिम प्रहार किया। उसे महसूस हुआ कि इस अंतिम प्रहार में सूर्य की एक अकथनीय शक्ति समाहित है। वह शाश्वत आकर्षण सूर्य के चित्र में गहराई से अंकित हो गया था। पल भर में ये यून के मन में सूर्य की छवि जीवंत हो उठी। धमाका, ये यून के दांतियान से शुद्ध यांग अग्नि का एक प्रज्वलित विस्फोट हुआ। यह उसके शरीर में जलता हुआ चारों ओर फैल गया। ये यून का पूरा शरीर ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह आग की लिप्टों में नहा रहा हो। वह मानो इंद्रधनुषी रक्तपंख की तरह था जो आग की लिप्टों के भीतर पुनर्जन्म ले रहा हो। अचानक ये यून को अपने शरीर के भीतर अंडे के छिलके के टूटने की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही उसके शरीर के भीतर ऊर्जा बढ़ गई। धीरे धीरे इसका अधिक से अधिक हिस्सा बैंगनी रंग की ची में परिवर्तित हो गया, जो पूर्व दिशा में मौजूद शुद्ध यांची के साथ मिल गई। यह ऊर्जा ये यून के साथ एक हो गई। ये यून को ऐसा लगा मानो उसके शरीर की सारी कोशिकाएं उसी क्षण जीवित हो उठी और वे स्वर पृथ्वी युवांची का श्वसन कर रही थी। ये यून का शरीर सुनहरी आभा से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के भीतर एक धातु का पिंजरा हो। उस पिंजरे में एक आदिम प्रजाति बंद थी और अब वह पिंजरा खुल गया था और वह आदिम प्रजाति जागृत हो गई थी। ये यून के शरीर में एक नई विचित्र ऊर्जा का संचार हुआ। बैंगनी ऊर्जा और अधिक समृद्ध होती गई। हवा में ये धीरे धीरे एक लंबी घाटी में परिवर्तित हो गई। धुंधली घाटी में पेड़ और बहती नदियां थीं, लेकिन ये पेड़ और बहती नदियां शुद्ध यांची के भीतर धुंधली सी दिखाई दे रही थी, मानो जलती हुई लौ में हो। तेजस्वी सूर्य ऊर्जा, ये तेजस्वी सूर्य ऊर्जा है। ये यून ने अचानक अपनी आंखें खोली। इस समय उसकी आंखें जलते हुए सूर्य के समान चमक रही थी। दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा। जब उसने सूर्य का चित्र पूरा किया तो उसे दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा प्राप्त हुई। नकाबपोश व्यक्ति ने कहा था कि ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास करने वाले 5 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा को संघनित कर सकता है। लेकिन अब ये यून ने सचमुच दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा को संघनित कर लिया था। इसके अलावा वह केवल आधे महीने से ही ताया पवित्र तकनीक का अभ्यास कर रहा था। निर्मित हुई दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा की छवि तांग घाटी से उगते हुए सूर्य के समान प्रतीत होती थी। इसका मतलब था कि यून की दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा का एक स्तर था। यह प्रारंभिक चरण था, तांग घाटी स्तर की दीप्तिमान सूर्य ऊर्जा। अध्याय 210, स्वर्ग की आंख का परिणाम। सूर्य की प्रज्वलित ऊर्जा ने ये यून के पूरे शरीर को ऊर्जावान बना दिया। उसके शरीर की सारी थकान दूर हो गई। एक नई ऊर्जा ने ये यून के शरीर को गर्माहट दी और उसे पुनर्जीवित कर दिया। सूर्य की प्रज्वलित ऊर्जा से संचालित ताया पवित्र तकनीक ही वास्तविक ताया पवित्र तकनीक थी। ताया पवित्र तकनीक एक संकलन साधना तकनीक थी, लेकिन यह आंतरिक ऊर्जा पर अधिक केंद्रित थी, जिससे योद्धा की युवांची एकत्रित होती थी और उसकी गुणवत्ता बढ़ती थी। आसनों के संबंध में ताया पवित्र तकनीक में अधिक विस्तार से चर्चा नहीं की गई थी। ताया पवित्र तकनीक से सशक्त होने पर यह किसी विशेष हथियार तक सीमित नहीं थी। इसका उपयोग कृपाण, तलवार या भाले जैसे किसी भी हथियार पर किया जा सकता था। ये यून ने अपनी 1000 सेना की तलवार को अपनी पीठ पर टांगा और सीधे नौकरी के दफ्तर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही दिनों में ये यून 13 साल का हो जाएगा। उसकी लंबाई बढ़ गई थी, लेकिन 1000 सेना की तलवार की बेतुकी लंबाई की तुलना में वह अभी भी छोटा था।
इसलिए ये यून को 1000 सेना की तलवार को अपने साथ लेकर चलना बहुत असुविधाजनक लगता था। अगर मौका मिला तो मैं एक अंतरस्थानिक अनुभूति जरूर लूंगा। ये यून सोच रहा था कि चाहे 1000 सेना की तलवार हो या ताइकांग धनुष, लंबाई के कारण उन्हें पीठ पर टांगना मुश्किल था। सामान्य प्रशिक्षण के दौरान तो ठीक था, लेकिन 60 जड़ी बूटी पर्वत पर जड़ी बूटियां चुनने के लिए जंगल में भटकना उसके लिए आसान था। लेकिन इस समय ये यून पैसों की तंगी में था। उस पर 3000 ड्रैगन स्केल रून का कर्ज था और कुछ ही दिनों में उसे अखाड़े में जुआ खेलने के लिए ड्रैगन स्केल रून तैयार करने थे। उसे अंतरस्थानिक अनुभूति खरीदने से पहले इंतजार करना पड़ा। उसके लिए यह अत्यावश्यक था कि वह शर्त लगाने के लिए आवश्यक राशि तैयार कर ले, और इस समय तेजी से धन अर्जित करने का एकमात्र तरीका जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड तोड़ना था। जब ये यून जड़ी बूटी चुनने वाले कार्यालय में पहुंचा तो उसकी पीठ पर टंगी 1000 सेनाओं की तलवार उसे ऐसा दिखा रही थी मानो वह अपनी पीठ पर एक झंडा ढो रहा हो, जिससे वह सबसे अलग दिख रहा था। छोटे भाई ये यून, तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया। मुझे लगा था कि प्राचीन जड़ी बूटी मिलने के बाद तुम जड़ी बूटियां नहीं तोड़ रहे होगे। दफ्तर में झाओ किनचेंग और उसके साथियों ने दूर से ये यून को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। पड़ोस के भाई जैसे दिखने वाले ये यून के बारे में झाओ किनचेंग और उसकी सहेलियों की अच्छी राय थी। जब उन्होंने पहले सुना कि ये यून ने एक प्राचीन जड़ी बूटी चुनी है तो उन्हें विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन कुछ बार पुष्टि मिलने के बाद उन्हें पता चल गया कि यह कोई मजाक नहीं था। वे ये यून के लिए सचमुच खुश थे। हाँ, मैं पिछले कुछ दिनों से प्रशिक्षण में व्यस्त थी, इसलिए जड़ी बूटी वाले पहाड़ पर ज्यादा नहीं जा पाए। ये यून ने शर्माते हुए मुस्कुराया। हे छोटे भाई ये यून, तुम वाकई कमाल हो। हम सब यही उम्मीद कर रहे थे कि तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे। बस कुछ हजार की कमी रह गई, पर तुम करीब 10 दिन से आए ही नहीं। अब 60 दिन की समय सीमा पूरी होने में सिर्फ 12 दिन बचे हैं। झाओ किनचेंग ने कुछ अफसोस जताते हुए कहा। इससे पहले ये यून ने आदिम जड़ी बूटी चुनकर 10,000 ड्रैगन स्केल रून्स जमा कर लिए थे। अन्य सभी तरह की जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर उसने लगभग 14,000 ड्रैगन स्केल रून्स के बराबर जड़ी बूटियां एकत्र की थीं। लेकिन जो ये द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड लगभग 19,000 था। ये यून को अभी भी रिकॉर्ड से 5,200 रन कम थे। 5,200 रून्स के बराबर जड़ी बूटियां चुनने के लिए 12 दिन शेष थे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये यून को प्रतिदिन औसतन 434 ड्रैगन स्केल रून्स के बराबर जड़ी बूटियां चुननी थी। यह आसान नहीं था। आखिरकार तुमने जड़ी बूटियां तोड़ने के बारे में सोचा। मुझे लगा था कि अचानक धन मिलने के बाद तुमने जड़ी बूटियां तोड़ने में रुचि खो दी होगी। इस समय वांग ने जड़ी बूटी तोड़ने वाले काउंटर के पीछे से बिना किसी भाव के यह बात कही। बहन वांग को मजाक करना बहुत पसंद है। मैं अब भी रिकॉर्ड तोड़ने की योजना बना रही हूँ। ये यून ने मुस्कुराते हुए वांग का अभिवादन किया। रिकॉर्ड तोड़ोगे? हाँ। वांग ने एक हाथ मेज पर रखा और ये यून को गहरी निगाहों से देखा। बच्चे, तुम तो बड़े आत्मविश्वास से भरे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कितने ड्रैगन स्केल रून्स की कमी है? मुझे पता है, ये यून ने सीधे सीधे कहा। मैंने इसका ध्यानपूर्वक हिसाब लगाया है। भर्ती रैंकिंग प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। मैं अपने द्वारा अर्जित ड्रैगन स्केल रून्स का उपयोग दांव लगाने के लिए करना चाहता हूँ। ये यून की बात सुनकर वांग ने आंखें सिकोड़कर ये यून की ओर देखा। 12 दिनों में 5,000 से अधिक ड्रैगन स्केल रून्स के बराबर जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, तुम स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटियां तो नहीं पा रही हो। ये यून ने पहले जो ड्रैगन स्केल रून्स जमा किए थे उनमें से 80% ब्लड यान फ्लावर और आदिम जड़ी बूटी से आए थे। ये सब संयोगवश हुआ था, लेकिन ये यून ने कभी भी कम गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां नहीं चुनी थी। मैंने सुना है कि तुमने हुंगदाओ एसोसिएशन को नाराज कर दिया है। पूरे एसोसिएशन ने तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ दी है। वांग ने अपने आरामदेह लहजे में कहा। यह बात ताया डिवाइन सिटी में फैल चुकी थी और खासकर नौसिखियों के बीच काफी मशहूर थी। जाओ किनचेंग और उसके दोस्तों ने भी इसके बारे में सुना था और वे सभी ही उनके लिए चिंतित थे। हाँ, इसीलिए मुझे वांग बहन की देखभाल और चिंता की जरूरत है। संगठन के नौसिखियों ने मेरे साथ जुआ खेलने के लिए अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी है। अगर आप मुझे और ड्रैगन स्केल रून्स नहीं देंगी तो मैं शर्त का खर्च नहीं उठा पाऊंगी। ये यून ने दयनीय स्वर में कहा। मुझे ये सब बकवास मत सुनाओ, वांग ने ठंडे लहजे में कहा। उसने ये यून को जड़ी बूटियों की टोकरी और हंसिया दी। उसके बाद उसने नरमी से कहा, एल्डर जियांगे ने जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड तोड़ने का इनाम बढ़ा दिया है। अगर तुम रिकॉर्ड तोड़ते हो तो तुम्हें 25,000 ड्रैगन स्केल रून्स और 2 ग्लोरी पॉइंट्स मिलेंगे। वांग के अनजाने में कहे गए शब्दों ने ये यून को अत्यधिक प्रसन्न कर दिया। ये समय पर मिली मदद थी। उन्हें वास्तव में एल्डर जियांगे को धन्यवाद देना चाहिए था। जल्दी खुश मत हो जाओ, पहले रिकॉर्ड तोड़ो। वांग ने ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी। हालांकि वह लगातार ये यून पर शब्दों से हमला करती रही, लेकिन वह ये यून के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब से ये यून ने स्वर्ग बैंगनी यांग जिनसेन चुना था, वांग के मन में ये यून के लिए एक अलग ही तरह की प्रशंसा का भाव जागा था। उसे हल्का सा विश्वास था कि यह युवक एक दिन ताया दिव्य साम्राज्य में बुलंदियों पर पहुंचेगा। ... टेलीपोर्टेशन एरे की किरण की एक चमक के साथ ये यून लंबे समय बाद पहली बार 60 जड़ी बूटी पर्वत पर पहुंची। इस परिचित परिवेश को देखते हुए ये यून ने गहरी सांस ली। 60 जड़ी बूटी पर्वत की स्वर्ग पृथ्वी युवांची घनी और ताजी थी। इससे मन को ताजगी का एहसास होता था। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़कर ये यून ने अपने हाल ही में बने स्वर्ग के नेत्रगोलक का उपयोग करके आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। तुरंत ही ये यून की दृष्टि में ऊर्जा से पुनर्तः निर्मित एक संसार प्रकट हुआ। 5 किलोमीटर के दायरे में हर जीव एक ऊर्जा आकृति बन गया। चाहे वह घास का तिनका हो या उड़ने वाला कीड़ा, उन सभी का अपना प्रतिनिधि ऊर्जा प्रकाश बिंदु था। ये प्रकाश बिंदु बहुत धुंधले थे। ये यून द्वारा स्वर्ग की आंख बनाने से पहले वह इन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था।
और ऊर्जा के वे पिन जो स्पष्ट रूप से लौ की तरह चमक रहे थे निस्संदेह जड़ी बूटियां थीं। जड़ी बूटी जितनी अधिक मूल्यवान होती थी उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा होती थी। कुछ दर्जन मील के दायरे में 20-30 जड़ी बूटियां थीं। इनमें से कुछ रहस्यमय श्रेणी की जड़ी बूटियां थीं। पृथ्वी श्रेणी की कोई जड़ी बूटी नहीं थी, लेकिन स्थान बदलकर वह उन्हें आसानी से पा सकता था। स्वर्ग की आंख बनाने के बाद ये यून को ऐसा लगा जैसे जड़ी बूटी के पहाड़ की जमीन चुनने के लिए ढेर सारी जड़ी बूटियों से भरी पड़ी हो। यदि वह ताया दिव्य शहर में स्थित कुछ जड़ी बूटी वाले पहाड़ों की सावधानीपूर्वक खोज करे तो पर्याप्त समय मिलने पर वह संभवतः एक और प्राचीन जड़ी बूटी पा सकता है। बेशक ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पहली बात तो ये थी कि यह समय की भारी बर्बादी थी और परिणाम की कोई गारंटी नहीं थी। दूसरे, ये यून अपने द्वारा चुनी गई प्राचीन जड़ी बूटी को सौंपने की हिम्मत नहीं करेगा। वह इसे केवल स्वयं ही ग्रहण कर सकता था। ये यून के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण था यशंक। ऊर्जा के पहलू के लिए ये यून इसे वन्य दिव्य हॉल से प्राप्त कर सकता था। वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में 6 आदिम प्रजातियों की मूर्तियां थीं। उनमें से प्रत्येक में अत्यधिक ऊर्जा समाहित थी। ये यून की वर्तमान साधना के स्तर के साथ वह अपने कुछ प्रयासों से उनमें समाहित ऊर्जा को बहुत कम नहीं कर सकता था। ये यून ने अपनी इच्छानुसार जड़ी बूटियां चुनी और अब तक उसे लगभग 200 ड्रैगन स्केल रून्स मिल चुके हैं। अपनी इंद्रियों का उपयोग करके स्कैन करते हुए अपना स्थान बदलकर ये यून लगभग 1 घंटे में 500 ड्रैगन स्केल रून्स का पता लगाने में कामयाब रहा। ये बहुत आसान था। ये यून ने बचे हुए समय का उपयोग साधना करने में किया। एक योद्धा को उबाऊ और एकाकी साधना प्रक्रिया सहनी पड़ती थी। ये यून ने अंतिम सूर्य चित्र बनाते समय शाश्वतता की एक धुंधली अवधारणा प्राप्त कर ली थी। इससे ये यून और भी अधिक सतर्क हो गई। जीवन सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह स्वयं को दोहरा नहीं सकता। यदि कोई हर पल का सदुपयोग न करे तो वह अपनी प्रतिभा और क्षमता को व्यर्थ कर देगा। ये बहुत बड़ा पछतावा होगा।